मेरी गर्लफ्रेंड के आर्मपिट्स में लाल रंग के बाल उगाए थे और रात होते ही उनमें से इलेक्ट्रिक करंट जैसी आवाजें आने लगती थीं। क्यूरियोसिटी के कारण जब वो सो रही थी मैंने उन्हें शेव कर दिया, लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उन बालों के नीचे एक माइक्रोचिप इम्प्लांट की गई थी। मैंने उस चिप को निकाला और उसका डेटा रीड किया और जो मैंने देखा वो और भी शॉकिंग था। उसमें 30 GB से ज्यादा क्लाउड ड्राइव का डेटा था और उसमें सिर्फ उसकी और किसी और लड़के की किसिंग फोटोज भरी हुई थी। उसी पल मुझे समझ आ गया कि अब इसे सबक सिखाने का टाइम आ गया है, वरना वो सच में मुझे सिर्फ एक मामूली डिलीवरी बॉय समझती रहेगी और उसे लगेगा कि उसके उस मेल बेस्ट फ्रेंड की थोड़ी बहुत दौलत उसे बचा लेगी। ठीक उसी वक्त मेरी खिड़की के बाहर उस तंग और गंदी गली में पूरी 10 ब्लैक रोल्स रॉयस फैंटम गाड़ियां खड़ी थीं। दर्जनों ब्लैक सूट पहने बॉडीगार्ड्स बारिश के बाद उस कीचड़ में बिल्कुल सीधे खड़े थे। उनके आगे खड़ा एक बूढ़ा आदमी जमीन के गंदे पानी की परवाह किए बिना मेरे सामने दोनों घुटनों पर बैठ गया। उसके पीछे खड़े दर्जनों ब्लैक बॉडीगार्ड्स भी एक साथ अपने घुटनों पर बैठ गए, जिससे आसपास की जर्जर इमारतें भी कांपती हुई महसूस हुईं। मैं आपका पुराना सेवक फूबो गू फैमिली के 36 एलीट गार्ड्स के साथ यंग मास्टर गू यिनन का वापस अपनी जगह पर स्वागत करता हूं। मैं दरवाजे पर खड़ा था और अपने पैरों में गिरे उन लोगों को ऊपर से नीचे तक देखते हुए मैंने बहुत ही ठंडेपन से कहा, फूबो 3 साल हो गए हैं। मेरी ट्रेनिंग आज रात खत्म हो जानी चाहिए, है ना? मेरी आवाज बहुत हल्की थी, लेकिन उसमें हड्डियों को कंपा देने वाली ठंडक थी। जी हाँ, आज आधी रात को आपका ट्रायल पीरियड पूरा हो जाएगा। फूबो ने कांपते हुए हाथों से अपने कोट से एक पर्पल लकड़ी का बॉक्स निकाला और उसे अपने सिर के ऊपर उठा लिया। मास्टर ने मुझे ये आपको सौंपने के लिए कहा है। इसमें गू फाइनेंशियल ग्रुप का सुप्रीम अथॉरिटी टोकन ड्रैगन पैटर्न्ड ब्लैक गोल्ड कार्ड है और साथ ही ग्लोबल एसेट्स को कंट्रोल करने की सीक्रेट फाइल भी। इस पल से गू ग्रुप के अंडर दुनिया भर में फैली 13,000 कंपनीज, 300 बिलियन का लिक्विड फंड और वो डरावनी डार्क नाइट प्राइवेट बॉडीगार्ड टीम, सब कुछ यंग मास्टर गू यान के इशारों पर काम करेगा। 3 साल पहले मैंने फैमिली मैरिज से इनकार कर दिया था और गुस्से में घर छोड़ दिया था। मेरे पिता ने मेरा सारा फाइनेंशियल सपोर्ट काट दिया और बस एक ही बात कही थी कि जब तुम्हें पैसों की अहमियत समझ आ जाए तब वापस आ जाना। अब मुझे समझ आ गया था। अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी आंखों के सामने किसी और को किस करते देखकर मुझे सब कुछ समझ आ गया था। मैंने वो कार्ड अपने पास रख लिया। मेरी आंखों की आखिरी नरमी भी अब खत्म हो चुकी थी और उसकी जगह एक ऐसी खतरनाक चमक आ गई थी जिससे कोई आंख नहीं मिला सकता था। फूबो, मेरे लिए एक काम करो। मैं थोड़ा रुका और मेरी नजरें दूर उस रोशनी से जगमगाते अमीर इलाके की तरफ गईं। वो वही दिशा थी जहां लिन वान और जाओ को थे। मेरे चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान आ गई। जाओ फैमिली के सारे बिजनेस स्ट्रक्चर की जांच करो और ये भी पता लगाओ कि लिन वान कल कहां जाने वाली है। मुझे उनके लिए एक रिटर्न गिफ्ट तैयार करना है। फूबो का पूरा शरीर कांप गया। उन्होंने मेरी आंखों में एक भयानक मर्डरस इंटेंट देख लिया था। जी यंग मास्टर, जाओ फैमिली जांगचेंग की बस एक सेकंड रेट फैमिली है। उनके एसेट्स 10 बिलियन से ज्यादा नहीं है। मेरे हिसाब से जांच करने की कोई जरूरत नहीं है। सीधा सुबह होने तक उन्हें बैंकरप्ट कर देते हैं। मैंने अपना हाथ हिलाकर मना किया। वो उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि वो अपनी आंखों से उन सभी चीजों को धीरे धीरे बर्बाद होते हुए देखें जिन पर उन्हें सबसे ज्यादा घमंड है। इतना कहकर मैं झुककर गाड़ी में बैठ गया। गाड़ियों का वो काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ा और एक काले अजगर की तरह बिना कोई आवाज किए उस झोपड़पट्टी से बाहर निकल गया। गाड़ी के अंदर मैंने वो सैटेलाइट फोन उठाया। स्क्रीन ऑन हुई और एक बैंक का मैसेज पॉपअप हुआ। रिस्पेक्टेड मिस्टर गू यान, आपका अकाउंट 8888 अब अनफ्रीज कर दिया गया है। आपका करंट अवेलेबल बैलेंस है 100 बिलियन रुपीस। मैंने उन अनगिनत जीरो वाले अमाउंट को देखा और बिना कोई एक्सप्रेशन दिए स्क्रीन बंद कर दी। अपनी आंखें बंद करते हुए मैंने सोचा, अब गेम शुरू होता है। जियांगचेंग की सुबह, सूरज की किरणें कोहरे को चीर रही थीं। जाओ कुओं के लिए आज का दिन बहुत अच्छा था। कल रात उसने ना सिर्फ कॉलेज ब्यूटी लिन वान को फंसा लिया था, बल्कि लिन वान के उस लूजर एक्स बॉयफ्रेंड यानी मेरी भी जमकर बेइज्जती की थी। इस फिजिकल और मेंटल सेटिस्फैक्शन ने उसे इतना मजे में रखा कि वो दोपहर तक अपने उस 3 मीटर चौड़े बड़े से बिस्तर से उठा ही नहीं। डार्लिंग, तुम उठ गए? लिन वान एक सिल्क का बाथरूम पहने हाथ में कॉफी का कप लिए अंदर आई। उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। कल रात के पागलपन और उस मैंशन की लग्जरी ने उसे बारिश में रोते हुए उस लड़के यानी मुझे पूरी तरह से भुला दिया था। जाओ कुओं ने कॉफी ली, एक घूंट पिया और अपना हाथ बढ़ाकर लिन वान को छेड़ते हुए घमंड से अपनी भौहें उठाई। तुम्हें हमेशा से वो 718 कार चाहिए थी ना? आज हम उसे खरीदने जा रहे हैं। वो हमारी प्यार की निशानी होगी। सच में बेबी, तुम बहुत अच्छे हो। लिन वान खुशी से चीख पड़ी और जाओ कुओं के गले लगकर उसे किस करने लगी। हालांकि 718 पॉश का सिर्फ एक एंट्री लेवल मॉडल था, लेकिन उसके फ्रेंड सर्कल में पूरे 1 साल तक शो ऑफ करने के लिए इतना काफी था। जांगचेंग पॉश सेंटर पूरे शहर के सबसे टॉप क्लास फॉरेस्ट स्टोर्स में से एक था। यहाँ का इंटीरियर बहुत ही लग्जरी था और हवा में एक महंगी परफ्यूम की महक फैली हुई थी। हॉल में हर तरह की लग्जरी गाड़ियां खड़ी थीं और हर एक कार इतनी चमक रही थी जैसे कोई आर्ट पीस हो। जब जाओ कुओं ने लिन वान को बाहों में लिए हॉल में एंट्री की तो तुरंत कई सेल्स वालों ने उनका स्वागत किया। जाओ कुओं ने सिर से पैर तक ब्रांडेड
कपड़े पहने थे और उसकी कलाई पर रोलेक्स की गोल्ड वॉच चमक रही थी। उसे देखकर ही लग रहा था कि वो कोई बड़ा वीआईपी कस्टमर है। यंग मास्टर जाओ, आप आ गए। एक बहुत ही भड़कीले कपड़े पहने सेल्स गर्ल अपनी कमर मटकाते हुए आगे आई। साफ पता चल रहा था कि वो जाओ कुओं को पहले से जानती थी। आज कौन सी कार देखेंगे? कल ही एक रेड 911 आई है जो आपकी पर्सनालिटी पर बहुत सूट करेगी। आज मैं इस ब्यूटी के लिए कार देखने आया हूँ। जाओ कुओ ने अपने बगल में खड़ी लिनवान की तरफ इशारा करते हुए पूरे घमंड से कहा, हमें 718 दिखाओ। बिल्कुल सर, इस तरफ आइए। लिनवान जाओ कुओ का हाथ पकड़े एक घमंडी मोर की तरह सर उठाए चल रही थी और आसपास के लोगों की जलती हुई नजरों को एंजॉय कर रही थी। उसने अपना फोन निकाला और शोरूम की लग्जरी गाड़ियों के साथ सेल्फी लेने लगी ताकि उसे अपने सोशल मीडिया पर डाल सके। उसने कैप्शन भी सोच लिया था, एक नई जिंदगी की शुरुआत, मिस्टर जाओ के प्यार के लिए शुक्रिया। ठीक उसी वक्त हॉल का ऑटोमेटिक दरवाजा फिर से खुला और एक ब्लैक कैजुअल सूट पहने हुए एक जवान लड़का अंदर आया। वो लड़का मैं था। मेरे कपड़े बहुत सिंपल थे और उन पर कोई बड़ा ब्रांड लोगो नहीं था, लेकिन अगर किसी पारखी की नजर पड़ती तो वो समझ जाता कि मैंने इटली के टॉप टेलर्स द्वारा हाथों से सिला हुआ गोल्डन वुल कलेक्शन पहन रखा है। सिर्फ उस एक सूट की कीमत इतनी थी कि शोरूम की आधी गाड़ियां खरीदी जा सकती थी। मेरी कदकाठी एकदम सीधी थी और मेरी चाल में एक बेफिक्री थी। मैंने सनग्लासेस पहन रखे थे, इसलिए मेरी नजरें कोई देख नहीं सकता था, लेकिन मेरे पूरे शरीर से जो एक ठंडा और रॉयल ऑरा निकल रहा था उसने उस शोर शराबे वाले हॉल को भी पल भर के लिए शांत कर दिया। हाँ, मैं गुयान था। कल रात के आराम और फूबो द्वारा तैयार किए गए इस नए लुक के बाद अब मैं उस पुराने डिलीवरी बॉय से बिल्कुल अलग लग रहा था। मैंने दरवाजे पर खड़े उन सेल्स वालों को पूरी तरह इग्नोर किया जो मुझे बिना किसी लग्जरी कार के आते देख हिचकिचा रहे थे। मैं सीधा शोरूम के बिल्कुल बीच में बने उन 2 डिस्प्ले स्टैंड्स की तरफ गया। वहां लाल रिबन से घिरी हुई इस स्टोर की 2 सबसे बेहतरीन गाड़ियां खड़ी थी। एक थी व्हाइट पोर्श 918 स्पाइडर और दूसरी थी एकदम साई-फाई लुक वाली लैम्बोर्गिनी वेनेनो। एक्सक्यूज मी सर, प्लीज ज्यादा पास मत जाइए। एक बहुत ही तीखी आवाज गूंजी। मैं रुक गया और मुड़कर देखा। ये वही सेल्स गर्ल थी जो जाओ कुओ और लिनवान को अटेंड कर रही थी। उसने मुझे अपनी तिरछी नजरों से देखा और सोचा कि लड़का हैंडसम तो है लेकिन चेहरा अनजान है, और क्योंकि मैंने कोई महंगी घड़ी या ज्वेलरी नहीं पहनी थी तो उसने मुझे कोई ऐसा एरा गैरा इन्फ्लुएंसर समझ लिया जो सिर्फ फोटो खिंचवाने आया हो। इधर की गाड़ियां लिमिटेड एडिशन है, अगर पेंट पर खरोच आ गई तो आप भरपाई नहीं कर पाएंगे, उस सेल्स गर्ल ने आंखें घुमाते हुए कहा। हालांकि उसने मुझे सर कहा लेकिन उसकी आवाज में पूरा घमंड भरा था। वहां फ्री कॉफी एरिया है या फिर आप बाहर दरवाजे पर खड़ी कार की फोटो खींच सकते हैं। ये तमाशा सुनकर कार देख रहे लिनवान और जाओ कुओ रिगी मुड़कर देखा। क्योंकि मैंने सनग्लासेस पहन रखे थे, मेरा हेयर स्टाइल बदल चुका था और मेरा पूरा एटीट्यूड बदल गया था, इसलिए लिनवान मुझे पहली नजर में पहचान ही नहीं पाई। उसे बस मेरा साइड फेस थोड़ा जाना पहचाना लगा और न जाने क्यों उसका दिल जोर से धड़क उठा। आजकल के भिखारियों को अपनी औकात ही नहीं पता है। जाओ कुओ ने मेरी तरफ देखते हुए मजाक उड़ाया। इस लेवल की गाड़ियां ऐसे लोगों के देखने के लिए नहीं होती। मूड खराब कर दिया। लिनवान ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, बिल्कुल, ऐसे लोग बस फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर अमीर बाप की औलाद होने का दिखावा करते हैं। असल में इनकी जेबें इनके चेहरे से ज्यादा खाली होती हैं। मैंने अपने सनग्लासेस उतारे और मेरी वो आंखें सामने आईं जो किसी बर्फीली झील जैसी गहरी थी। मैंने उस सेल्स गर्ल की तरफ देखा भी नहीं, बल्कि मेरी नजरें सीधा लिनवैन और जाओ कुओ के चेहरे पर जाकर टिक गईं। उसी पल हवा जैसे जम सी गई। लिनवैन के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और उसकी आंखें डर के मारे फटी रह गईं, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। गुयान, वो चीख पड़ी। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। ये कैसे हो सकता है? ये इम्पॉसिबल है। क्या ये वही गुयान है जो कल कीचड़ में पड़ा केक उठा रहा था? उसके सामने खड़ा आदमी अब बेहद रॉयल और खतरनाक लग रहा था। मेरे पूरे शरीर से एक ऐसा खौफनाक प्रेशर निकल रहा था जिससे उसका दम घुटने लगा था। ये उस इंसान से बिल्कुल अलग था जिसे वो जानती थी। वो इंसान जो 5 रुपए की अच्छी रेटिंग के लिए लोगों के सामने गिड़गिड़ाता था। क्या ये गुयान है? जाओ कुओ भी हक्का बक्का रह गया। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर जोर जोर से हंसने लगा। मैं भी सोचूं ये इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है। तो ये तू है क्या रे लड़के? क्या अपनी किडनी बेच दी जो ये नए कपड़े पहनकर यहाँ शो ऑफ करने आ गया? जाओ कुओ मेरे पास आया और उसने मेरे गाल थपथपाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मैंने अपना सिर हल्का सा घुमाकर उसे इग्नोर कर दिया। अपने गंदे हाथों से मुझे मत छूना, मैंने बिल्कुल नॉर्मल आवाज में कहा, लेकिन मेरी टोन सुनकर जाओ कुओ का हाथ हवा में ही रुक गया। ओहो, तेरा तो एटीट्यूड बढ़ गया है। जाओ कुओ ने अपना हाथ वापस खींचा और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। गुयान, तू यहाँ क्या हीरो बन रहा है? ये पॉश सेंटर है, तेरी डिलीवरी वाली कॉलोनी नहीं। ये नकली कपड़ों का सेट खरीदने में बहुत पैसे लगे होंगे ना? क्या हुआ, यहाँ कोई अमीर औरत फंसाने आया है? जैसे ही उस सेल्स गर्ल ने सुना कि मैं एक डिलीवरी बॉय हूँ, उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत और बढ़ गई। वो सीधा मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बोली, सर प्लीज तुरंत यहाँ से बाहर निकल जाइए। हम यहाँ ऐसे फटे हाल लोगों का स्वागत नहीं करते और ना ही यहाँ तमाशा करने वालों की कोई जगह है। फटे हाल? मैंने नीचे अपनी उस 3 मिलियन की कस्टम मेड सूट को देखा और हंस दिया। तुम्हारी नजरों की औकात ही बस वो सस्ती सी एंट्री लेवल खटारा कार बेचने की है। इतना कहते हुए मैंने उस 718 कार की तरफ इशारा किया जिसे लिनवैन देख रही थी। तू किसको गाली दे रहा है? सेल्स गर्ल गुस्से से पागल हो गई। सिक्योरिटी,
सिक्योरिटी कहाँ है? इस तमाशा करने वाले भिखारी को बाहर फेंको। जाओ कुओ भी जोर से चिल्लाया, मानो वही यहाँ का मालिक हो। आवाज सुनकर कई सिक्योरिटी गार्ड्स हाथ में रबर की लाठियां लिए दौड़ते हुए आए और मुझे घेर लिया। वो सब मुझे घूरने लगे। लिन वैन एक तरफ खड़ी ये सब देख रही थी और मुझे घिरा हुआ देखकर उसे एक अजीब सी खुशी मिल रही थी। वो सोच रही थी, तू चाहे कैसा भी बन जा, लेकिन अंदर से तू एक भिखारी ही रहेगा। यहाँ जिसके पास पैसा है वही असली बॉस है। गुयान, झूठी शान मत दिखा, लिन वान ने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा। चुपचाप यहाँ से निकल जा, यहाँ अपनी बेइज्जती मत करवा। यहाँ की कारों का तू एक टायर तक नहीं खरीद सकता। मैंने अपने आसपास के गार्ड्स को पूरी तरह इग्नोर किया। मैंने अपनी जेब से वो काले रंग का ड्रैगन पैटर्न्ड कार्ड निकाला और उसे अपनी 2 उंगलियों के बीच पकड़कर हवा में लहराया। मैं यहाँ कार खरीदने आया हूँ, मैंने उस सेल्स गर्ल की तरफ देखकर कहा। मेरी आवाज बहुत तेज नहीं थी, लेकिन पूरे हॉल में साफ साफ गूंज उठी। जाओ और अपने मैनेजर को बुला कर लाओ। एक घटिया सा कार्ड लेकर ब्लैक कार्ड मेंबर होने का नाटक कर रहा है। जाओ कुओ हंसते हंसते रोने लगा। ये टाओबाओ से खरीदा हुआ 9 रुपए का नकली कार्ड होगा। इससे तू बस छोटे बच्चों को बेवकूफ बना सकता है, और तुझे मैनेजर से मिलना है? तेरी औकात भी है? सेल्स गर्ल ने भी गंदी सी हंसी हंसते हुए कहा। सर, नाटक करना बंद कीजिए। अगर आप इस शोरूम का सबसे सस्ता पहिया भी खरीद लेना तो मैं आज अपनी ये हाई हील्स खा लूंगी। अच्छा, ऐसा है क्या? मेरे चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। ठीक उसी वक्त फर्स्ट फ्लोर पर मैनेजर के ऑफिस का दरवाजा जोर से खुला। एक ग्रे सूट पहने हुए मोटा अधेड़ उम्र का आदमी लड़खड़ाते हुए बाहर भागा। अभी अभी जब उसने सीसीटीवी कैमरे में मेरा वो कार्ड देखा था तो वो अपनी कुर्सी से गिरते गिरते बचा था। लग्जरी गाड़ियों का एक सीनियर मैनेजर होने के नाते उसे एक बार एक टॉप क्लास अरबपतियों की मैगजीन में इस कार्ड की फोटो देखने का मौका मिला था। वो कोई बैंक का दिया हुआ नॉर्मल ब्लैक कार्ड नहीं था, वो तो लेजेंडरी सुप्रीम ड्रैगन कार्ड था जो दुनिया के सबसे अमीर फाइनेंशियल फैमिलीज इस्तेमाल करते थे। जिसके पास वो कार्ड हो उसकी दौलत किसी भी देश से ज्यादा होती है। रुक जाओ, सब पीछे हटो, मैनेजर भागते हुए जोर से चिल्लाया। क्योंकि वो बहुत तेज भाग रहा था, उसका पैर सीढ़ियों पर फिसल गया, लेकिन दर्द की परवाह किए बिना वो लुढ़कता गिरता भीड़ के बीच घुस आया। उसने सामने खड़े गार्ड्स और उस सेल्स गर्ल को धक्का देकर किनारे कर दिया। मैनेजर सर, सेल्स गर्ल धक्के से लड़खड़ा गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जो मैनेजर हमेशा इतने एटीट्यूड में रहता है वो आज पसीने से लथपथ क्यों है। मैनेजर का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने झुककर अपने पसीने से भीगे हाथों को जोर से अपनी पैंट पर पहुंचा और फिर कांपते हुए हाथ मेरी तरफ बढ़ाए। मिस्टर गू, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप जैसे वीआईपी यहाँ आए हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं बर्बाद हो गया। मैनेजर की आवाज बुरी तरह कांप रही थी। पूरा शोरूम एकदम शांत हो गया। जाओ कुओ की हंसी उसके चेहरे पर ही जम गई। लिन वान का मुंह खुला का खुला रह गया और वो सेल्स गर्ल तो ऐसे बुत बनकर खड़ी थी जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। ये क्या हो रहा था? ये डिलीवरी बॉय कोई वीआईपी कैसे हो सकता है? मैंने मैनेजर से हाथ नहीं मिलाया, बस उसे हल्की सी नजर से देखा और बगल में खड़ी उस सेल्स गर्ल की तरफ इशारा किया। ये कह रही थी कि ये अपने जूते खाएगी। मैनेजर एक पल के लिए चौंका, फिर उसे समझ में आ गया। उसने तुरंत अपना हाथ उठाया और सेल्स गर्ल के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की वो तेज आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। अंधी है क्या तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर गू का अपमान करने की? अभी घुटनों पर बैठकर इनसे माफी मांग और फिर अपने ये जूते खा। मैनेजर पागलों की तरह चिल्लाया। सेल्स गर्ल उस थप्पड़ से सुन्न पड़ गई। वो अपना गाल पकड़े जमीन पर गिर पड़ी और बुरी तरह कांपने लगी। मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं और सीधा उस लैम्बोर्गिनी वेनेनो के पास चला गया। मैंने हाथ बढ़ाकर कार को थपथपाया। मुझे ये कार चाहिए, और वो 918 भी, और वहां वाली भी। मैंने शोरूम की सबसे महंगी गाड़ियों की तरफ ऐसे इशारा किया जैसे सब्जी मंडी से कोई सब्जियां खरीद रहा हो। इन सबको पैक करो और युंडिंग टियांगोंग होटल भिजवा दो। सब चाहिए? मैनेजर को लगा जैसे उसका दम घुट जाएगा। इन सभी गाड़ियों की टोटल कीमत 200 मिलियन से भी ज्यादा थी। कार्ड स्वाइप करो। मैंने वो ब्लैक कार्ड उसकी तरफ बढ़ा दिया। जैसे ही पीओएस मशीन से वो लंबी सी रसीद बाहर निकली, पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। सिर्फ जाओ कुओ और लिन वान के चेहरे डर से कागज की तरह सफेद पड़ चुके थे और उनके शरीर बेकाबू होकर कांप रहे थे। वो मेरे स्टाइलिश एटीट्यूड को देख रहे थे और उनके दिलों में एक ऐसा डर बैठ गया था जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उन्हें लगा जैसे आसमान उन पर टूट पड़ा हो। ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। उस इलेक्ट्रॉनिक आवाज ने पोर्शे शोरूम के उस सन्नाटे को ऐसे चीरा जैसे किसी न्यूक्लियर बम का काउंटडाउन 0 हो गया हो। पीओएस मशीन ने एक लंबी सी रसीद बाहर निकाली जो पैसों की ताकत का एक फाइनल जजमेंट था। मैनेजर ने कांपते हुए हाथों से उस रसीद को पकड़ा। उस पर लिखे इतने सारे नंबर्स देखकर उसका सिर चकराने लगा। $186 मिलियन। एक ही बार में फुल पेमेंट। कोई ईएमआई नहीं, कोई लोन नहीं, सिर्फ कुछ ही सेकंड्स का काम था। उसने अचानक अपना सिर उठाया। अब वो मेरी तरफ किसी आम इंसान की तरह नहीं देख रहा था, बल्कि ऐसे देख रहा था जैसे मैं साक्षात कुबेर देवता हूं जो धरती पर चल रहा हो। वो इस बिजनेस में 20 साल से था। उसने ऐसे कई अमीरजादे देखे थे जो गाड़ियां ऐसे खरीदते थे जैसे कोई फल खरीद रहे हो, लेकिन उसने अपनी जिंदगी में ऐसा कोई अरबपति नहीं देखा था जो लिमिटेड एडिशन सुपर कार्स को सब्जी की तरह खरीद रहा हो। बिना टेस्ट ड्राइव किए बस उंगली रखी और खरीद लिया।
यंग मास्टर गू। मैनेजर की आवाज खुशी और एक्साइटमेंट की वजह से फट रही थी। वो मेरे सामने पूरी तरह से झुका हुआ था और उसने वो ब्लैक कार्ड और रसीद मुझे वापस दी। पेपर वर्क, मैं अभी सारे पेपर वर्क रेडी करवाता हूँ। आप ये बताइए कि आप अभी कार लेकर जाएंगे या हम आपके घर पर स्पेशल ट्रांसपोर्ट से भिजवा दें। मैंने बिना रसीद की तरफ देखे अपना कार्ड ले लिया। ऐसे बर्ताव किया जैसे मैंने 200 मिलियन नहीं बल्कि सिर्फ 200 रुपए खर्च किए हों। मैं मुड़ा और मैनेजर को पार करते हुए मेरी नजरें कोने में जमीन पर गिरी उस सेल्स गर्ल पर गईं। तुम्हारे जूते अभी भी वही हैं। मेरी आवाज बहुत हल्की थी लेकिन उसमें एक ऐसी ठंडक थी जिसे टाला नहीं जा सकता था। मैनेजर का पूरा शरीर कांप गया। वो तुरंत मुड़ा और गार्ड्स पर चिल्लाया, सुना नहीं तुमने यंग मास्टर गू ने क्या कहा? तू खुद खाएगी या मैं किसी से खिलाऊं? सेल्स गर्ल अब तक डर के मारे अपनी जान गंवा चुकी थी। उसने मेरी तरफ देखा। वही भिखारी जिसे वो अभी कुछ देर पहले गाली दे रही थी अब एक ऐसे नूर की तरह चमक रहा था जिससे उसकी आंखें चौंधिया रही थी। वो रोते हुए रिंग जाओ कुओ और लिन वान के पास गई। यंग मास्टर जाओ, मिस लिन प्लीज मुझे बचाइए, मैंने तो बस आपकी मदद करने के लिए उस पर गुस्सा किया था। जाओ कुओ का चेहरा इस वक्त गुस्से और डर से नीला पड़ चुका था। वो मेरे हाथ में मौजूद उस ब्लैक कार्ड को घूर रहा था। उसकी आंखों में एक साथ सदमा, जलन और बहुत गहरा शक दिखाई दे रहा था। चुप कर जा घटिया औरत। जाओ कुओ ने अपनी पैंट पकड़े उस सेल्स गर्ल को लात मारकर दूर कर दिया। फिर वो 2 कदम आगे आया और जबरदस्ती एक झूठी मुस्कान लाते हुए मुझे घूरने लगा। गु यान, मानना पड़ेगा, मुझे नहीं पता था कि तूने इतना गहरा राज छुपा रखा है, लेकिन फिर भी 200 मिलियन? तेरे जैसे डिलीवरी बॉय के पास इतना पैसा कहां से आया? लिन वान भी अब सदमे से बाहर आ चुकी थी। वो किसी भी कीमत पर यह मानने को तैयार नहीं थी कि मैं कोई अमीर घर का लड़का हूं, क्योंकि अगर मैं सच में अमीर था तो फिर इन 3 सालों में मेरे साथ नूडल्स खाना और एक गंदे से बेसमेंट में रहना उसका क्या मतलब था? इसका मतलब तो यह था कि वो ना सिर्फ अंधी है बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा मजाक बन गई है। ये सोचकर ही उसका दिमाग खराब होने लगा और वो अपने बचाव के लिए बहाने ढूंढने लगी। हाँ गुयान, तुम्हारे पास ये पैसे कहां से आए? लिन वान चिल्लाई, जैसे उसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। क्या तुमने कोई क्रिमिनल काम किया है या तुमने किसी बड़े बॉस का कार्ड चुराया है? वो एक ब्लैक कार्ड है, आम लोग उसे कभी नहीं बनवा सकते। एक अनाथ लड़के के पास ऐसी चीज कैसे हो सकती है? जाओ कुओ की आंखें चमक उठी जैसे उसे कोई बहुत बड़ा लॉजिक मिल गया हो। हाँ बिल्कुल, ब्लैक कार्ड जैसी चीज के लिए सिर्फ पैसे होना काफी नहीं है, उसके लिए एक बड़ी फैमिली बैकग्राउंड और सोसाइटी में बहुत हाई स्टेटस चाहिए। गुयान तो पिछले 3 सालों से मेरे पैरों के नीचे एक कुत्ते की तरह रेंग रहा था। वो रातों रात ऐसे कैसे पलट सकता है? इसका मतलब ये कार्ड पक्का चोरी का है या इसे कहीं पड़ा हुआ मिला है। जाओ कुओ की हिम्मत अब फिर से लौट आई थी। उसने मेरी तरफ उंगली उठाकर मैनेजर से जोर से कहा, मैनेजर इसे ध्यान से देख लो, मैं इस लड़के की पूरी सच्चाई जानता हूं। ये सिर्फ एक भिखारी डिलीवरी बॉय है, ये कार्ड इसका हो ही नहीं सकता। अगर तुमने इसे गाड़ियां दे दी और बाद में कार्ड का असली मालिक तुम्हें ढूंढता हुआ आ गया तो तुम्हारे स्टोर पर चोरी का इल्जाम लगेगा और तब तुम ये मैनेजर की कुर्सी भी भूल जाना। ये सुनकर मैनेजर के पसीने छूटने लगे। उसे भी लगा कि ये बात कुछ ज्यादा ही अजीब है। कोई डिलीवरी बॉय अचानक हजारों करोड़ की लिमिट वाला ब्लैक कार्ड कहां से ले आएगा? उसने हिचकिचाते हुए मेरी तरफ देखा। यंग मास्टर गू, ये मैं इन सब बेवकूफों का ये घटिया ड्रामा देख रहा था और मेरे चेहरे पर एक मजेदार मुस्कान आ गई। मैं अपने हाथ में उस ब्लैक कार्ड से खेलने लगा और वो सोने का ड्रैगन मेरी उंगलियों के बीच चमक रहा था। जाओक वो, तेरी छोटी सी सोच बस यहीं तक जा सकती है। ठीक उसी वक्त मैनेजर के हाथ में मौजूद वॉकी टॉकी अचानक बज उठा। उसमें से फाइनेंस डायरेक्टर की डरी हुई आवाज आई, मैनेजर सर, अभी अभी स्विस बैंक हेडक्वार्टर से एक इनक्रिप्टेड कॉल आई थी। उन्होंने अभी हुए उस ट्रांजैक्शन को कंफर्म कर दिया है और साथ ही और क्या? मैनेजर ने घबराते हुए पूछा। और उन्होंने ऑर्डर दिया है कि हम तुरंत शोरूम का हाईएस्ट लेवल सिक्योरिटी सिस्टम ऑन कर दें ताकि मिस्टर गू और उनकी गाड़ियों की पूरी हिफाजत हो सके। उन्होंने कहा है कि मिस्टर गू उनके बैंक के ग्लोबल टॉप 10 सुप्रीम क्लाइंट्स में से एक हैं। अगर हमारे स्टोर में उनके साथ जरा सी भी बदतमीजी हुई तो बैंक तुरंत हमारे ग्रुप के साथ अपना सारा बिजनेस खत्म कर देगा और हम पर लीगल केस ठोक देगा। ग्लोबल टॉप 10? ये सुनकर मैनेजर को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हथौड़ा मार दिया हो। उसके पैर कमजोर पड़ गए और वो फिर से घुटनों के बल गिरते गिरते बचा। अगर पहले उसे थोड़ा भी शक था तो अब दुनिया के सबसे बड़े बैंक ने खुद इस बात को साबित कर दिया था। सुना तुमने? मैंने पीले पड़े हुए जाओ कुओ और लिन वान को देखते हुए बहुत ही शांति से कहा, क्या अब भी पुलिस को बुलाकर मुझे अरेस्ट करवाओगे? जाओ कुओ ने अपना मुंह खोला लेकिन उसे लगा जैसे उसके गले में कोई दहकता हुआ कोयला फंस गया हो। वो एक शब्द भी नहीं बोल पाया। लिन वान की हालत तो और भी खराब थी। वो बुरी तरह कांप रही थी। उसने जाओ कुओ का हाथ इतनी जोर से पकड़ा हुआ था कि उसके नाखून जाओ कुओ की स्किन में चुभ गए थे। उस दर्द से उसे एहसास हुआ कि ये कोई सपना नहीं है, ये सच है, सब कुछ सच है। वो लड़का जिसे उसने ठुकरा दिया था, जिसे उसने छोड़ दिया था, वो सच में एक छुपा हुआ ड्रैगन था। मैंने उस घटिया कपल को अब और भाव नहीं दिया। मैं सीधा उस लैम्बोर्गिनी वेनिनो के पास गया। कार की डिजाइन किसी धारदार तलवार जैसी थी। उस सिल्वर ग्रे कार्बन फाइबर बॉडी से रोशनी टकराकर एक बहुत ही जानलेवा और खूबसूरत लुक दे रही थी। ये कार पूरी दुनिया में लिमिटेड एडिशन थी और करोड़ों लड़कों का सपना थी। बॉडीगार्ड ने बहुत इज्जत से उसका सिजर डोर खोला। मैं ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया। उन लेदर सीट्स का कंफर्ट मुझे तुरंत महसूस हुआ। मैंने वो लाल रंग का स्टार्ट बटन दबाया।
वुम। उस बंद शोरूम के अंदर उस V12 इंजन की दहाड़ ऐसे गूंजी जैसे कोई सोता हुआ खूंखार जानवर जाग गया हो। वो सिर्फ एक आवाज नहीं थी, वो पावर का एक ऐसा धमाका था जिसने सब लोगों के दिलों की धड़कनें तेज कर दी थी। वो 918 और बाकी की ये सब गाड़ियां? मैंने बाकी गाड़ियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, इन्हें युंगडिंग टियांगोंग भिजवा देना, ये वाली मैं चला कर ले जा रहा हूँ। जी यंग मास्टर गू, आराम से जाइएगा। मैनेजर और उसके सारे स्टाफ ने 90 डिग्री झुककर मुझे इज्जत से विदा किया। मैंने हल्के से एक्सीलरेटर पर पैर रखा और जमीन पर उड़ने वाला वो फाइटर जेट धीरे धीरे शोरूम से बाहर निकलने लगा। जब मेरी कार जाओ कुओ और लिनवान के पास से गुजरी तो मैंने कार रोक दी। शीशा नीचे हुआ और मेरा सनग्लासेस पहना हुआ ठंडा चेहरा बाहर दिखा। मेरी आवाज सुनकर लिनवान का पूरा शरीर कांप उठा। उसने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। वो कुछ सफाई देना चाहती थी। वो दौड़कर मेरे पास आना चाहती थी। इस कार की को पैसेंजर सीट पर तुम्हारी जगह होनी चाहिए थी। मेरी आवाज में कोई फीलिंग्स नहीं थी, बस एक ऐसी ठंडक थी जैसे मैं किसी को मौत की सजा सुना रहा हूं। और हाँ जाओकुओ, मैंने मुड़कर उस डरे हुए अमीरजादे की तरफ देखा। घर जाकर अपने बाप से कहना कि अपनी कंपनी के सारे अकाउंट्स ठीक कर ले, क्योंकि बहुत जल्द ऑडिट वाले वहां पहुंचने वाले हैं। वूम। इससे पहले कि वो दोनों कुछ समझ पाते, मैंने जोर से एक्सेलरेटर दबा दिया। लैम्बोर्गिनी वेनेनो ने एक खतरनाक दहाड़ मारी। टायर जमीन पर रगड़े जिससे धुआं निकला और एक सिल्वर ग्रे बिजली की तरह वो कार शोरूम के दरवाजे से बाहर निकल गई और बाहर की तेज धूप में गायब हो गई। पीछे छूट गया तो बस धुएं की महक और बुत बने खड़े वो दो बेवकूफ लोग। पूरे हॉल में शमशान जैसी शांति थी। वो सेल्स गर्ल अभी भी जमीन पर पड़ी सुबक रही थी और हाथ में अपना हाई हील जूता पकड़े समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। बहुत देर बाद जाओकुओ ने कांपती हुई आवाज में दांत पीसते हुए कहा, उसके कहने का क्या मतलब था? वो बस मुझे डरा रहा है। हाँ, वो पक्का नाटक कर रहा है। लिनवान उस खाली दरवाजे को घूरती रही। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका दिल चीर कर निकाल लिया हो। उसे अचानक कल की वो बारिश वाली रात याद आ गई थी, जब मैंने हाथ में वो केक पकड़े हुए कहा था, तुम पछताओगी। अब वो सच में पछता रही थी। इसलिए नहीं कि उसने मुझे धोखा दिया था, बल्कि इसलिए कि उसने थोड़े दिन और इंतजार क्यों नहीं किया। वो मेरी असली पहचान क्यों नहीं जान पाई? अगर कल हमारा ब्रेकअप नहीं हुआ होता तो आज उस लैम्बोर्गिनी की आगे वाली सीट पर वो बैठी होती, वो जगह जिसके लिए हजारों लड़कियां तरसती हैं। यंग मास्टर जाओ। लिनवान ने मुड़कर अपने पास खड़े जाओकुओ को देखा। अचानक उसे लगा कि ये अमीरजादा जिस पर उसे इतना घमंड था, वो मेरे सामने एकदम गवार और भिखमंगा लग रहा था, जो अभी अभी एक स्टील के बॉस जैसी कार लेकर गया था। क्या घुर रही है? जाओकुओ को बहुत इज्जत महसूस हुई और उसने गुस्से में लिनवान को धक्का दे दिया। सब तेरी वजह से हुआ है, मनहूस औरत। अगर तू ना होती तो मैं ऐसे मॉन्स्टर से पंगा क्यों लेता? दफा हो जाए यहां से, निकल। जैंगशेंग की सड़कों पर एक सिल्वर ग्रे लैम्बोर्गिनी वेनेनो किसी भूत की तरह गाड़ियों के बीच से गुजर रही थी। मैं एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील पकड़े हुए था और शीशे के बाहर की चीजें तेजी से पीछे छूट रही थी। इंजन की वो दहाड़ और सड़क पर चलते लोगों की वो हैरान करने वाली नजरों ने मेरे उस दिल में थोड़ी सी गर्मी ला दी थी जो पिछले 3 सालों से जमा हुआ था। यही तो पैसे की ताकत होती है। जो इंसान 1 सेकंड पहले आप पर अपना रौब झाड़ रहा हो, वो अगले ही पल आपके पैरों में गिरकर आपके जूते चाटने लगता है। ये पैसा उस घमंडी लड़की को भी कचड़े के डिब्बे में फेंकने लायक बना देता है, जिसे कभी पाना नामुमकिन लगता था। लेकिन मुझे कुछ खास खुशी महसूस नहीं हो रही थी। उल्टा मेरे दिल में एक अजीब सा खालीपन छा गया था। मेरे इंतकाम का पहला कदम उठ चुका था। मजा आया, बहुत आया, लेकिन इतना काफी नहीं था। मैंने बगल वाली खाली सीट को देखा। मैंने न जाने कितनी बार यह सपना देखा था कि जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं एक अच्छी सी कार खरीदूंगा और लिनवैन को लॉन्ग ड्राइव पर ले जाऊंगा, उसे समंदर किनारे सनराइज दिखाने ले जाऊंगा। अब मेरे पास वो कार थी, मेरी सपनों वाली कार से भी 10,000 गुना बेहतर। लेकिन जिस इंसान को मैं साथ ले जाना चाहता था, अब वो इसके लायक ही नहीं बची थी। पैंगजी। अचानक मेरे दिमाग में एक नाम आया। मेरी बदकिस्मती के उन 3 सालों में लिनवैन के अलावा मेरे पास सिर्फ एक ही दोस्त था, वैंग डावेई, जिसे सब प्यार से पैंगजी कहते थे। उसने मेरे साथ कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंटें उठाई थी, मेरे साथ डिलीवरी बॉय का काम किया था। पैंगजी एक अनाथ लड़का था। उसकी हालत मुझसे भी बदतर थी, लेकिन वो बहुत ही वफादार और सच्चा इंसान था। जब मैं इतना अमीर हो गया हूँ तो तुझे कैसे भूल सकता हूँ? मेरी आंखों में एक प्यार भरा भाव आ गया। मैंने अचानक स्टीयरिंग व्हील घुमाया। उस लैम्बोर्गिनी ने चौराहे पर एक बहुत ही शानदार ड्रिफ्ट मारी और वापस मुड़कर शहर के वेस्ट में मौजूद उस पुराने गैराज की तरफ चल दी। वहीं पैंगजी आजकल काम करता था। डावेई ऑटो रिपेयर शॉप उसी गंदे और कचरे वाले नुक्कड़ पर थी। इस वक्त दोपहर का समय था और कड़कड़ाती धूप निकली हुई थी। एक भारी भरकम शरीर वाला मोटा सा लड़का एक टूटी फूटी वैन के नीचे लेटा हुआ था। उसके हाथ में एक रिंच था और वो पसीने से भीगा हुआ नट बोल्ट कस रहा था। वो और कोई नहीं, वैंग डावेई ही था। ओए मोटे साले, जल्दी हाथ चला, मुझे माल डिलीवरी करने जाना है। उस वैन का ड्राइवर एक गंजा और टैटू वाला आदमी जो सड़क के किनारे बैठकर सिगरेट पीते हुए उसे गालियां दे रहा था। एक इंजन ऑयल चेंज करने में इतना टाइम लगा रहा है, मैं एक ढेला नहीं दूंगा तुझे, समझे? बस हो गया भाई, बस हो गया। पैंगजी वैन के नीचे से बाहर निकला और अपना पसीना पोंछते हुए खुश करने वाली मुस्कान के साथ बोला, ब्रदर चियांग, आपकी वैन के नीचे काफी जंग लगा हुआ था तो मैंने फ्री में एंटी रस्ट कोटिंग भी कर दी है, उसका कोई पैसा नहीं लगेगा। ज्यादा बकवास मत कर, तुझे ये फालतू का काम करने को किसने कहा था? चियांग गे नाम के उस गंजे आदमी ने जमीन पर थूका और उठकर उसके पास आया। टोटल कितना हुआ? इंजन ऑयल और फिल्टर चेंज करने का टोटल 280 रुपए। पैंगजी ने अपने हाथ मलते हुए कहा। 280? चियांग गे की आंखें ऐसे फटी रह गईं जैसे उसने कोई बहुत बड़ा मजाक सुन लिया हो। तू मुझे लूट रहा है?
मैंने तुझे इज्जत क्या दी, तू तो सिर पर चढ़ रहा है। चियांग ये का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने सीधा पैंगजी के पेट पर एक जोरदार लात मारी। पैंगजी संभल नहीं पाया और सीधा जमीन पर जा गिरा। उसके हाथ से रेंज क्लैंग की आवाज के साथ नीचे गिर गया। मैं तेरे यहाँ अपनी गाड़ी ठीक करवाता हूँ, ये तेरे लिए इज्जत की बात है। इस पूरे इलाके में कौन नहीं जानता तेरे ब्रदर चियांग को? क्या रे, तू मुझसे प्रोटेक्शन मनी मांग रहा है? चांग ये गालियां बकते हुए सड़क के किनारे ताश खेल रहे कुछ गुंडों को आवाज देने लगा। ए भाइयों, ये मोटा बोल रहा है कि मैं इसके पैसे मार रहा हूं और ये मुझसे हफ्ता मांग रहा है। बताओ इसका क्या इलाज किया जाए? तो फिर इसकी हड्डियां तोड़नी पड़ेंगी। वो गुंडे अपने ताश के पत्ते फेंककर गंदी हंसी हंसते हुए पैंगजी को घेरने लगे। उनके हाथों में लोहे की रॉड्स और पाना रिंच थे, जिससे साफ लग रहा था कि वो इस इलाके के जाने माने गुंडे थे। पैंगजी ने अपना पेट पकड़ा हुआ था और उसका चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन वो पीछे नहीं हटा, बल्कि दांत पीस कर खड़ा हो गया। वो सीधा साधा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसमें हिम्मत नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, आज के दिन ही उसकी दादी गुजरी थी और उसे पूजा का सामान खरीदने के लिए उन पैसों की बहुत सख्त जरूरत थी। ब्रदर चैंग, इंसान को थोड़ा तो रहम करना चाहिए। ठीक है, मैं पैसे नहीं ले रहा, आप लोग जा सकते हैं, पैंगजी ने अपना गुस्सा पीते हुए कहा। अब बहुत देर हो चुकी है, चांगे ने एक खौफनाक हंसी हंसते हुए कहा। अभी मैंने जो तुझे लात मारी थी उससे मेरा जूता गंदा हो गया है, तुझे उसका हर्जाना देना होगा। चुपचाप 2000 रुपए निकाल, फिर मैं इस बात को यहीं खत्म कर दूंगा, वरना आज तेरी ये कबाड़ जैसी दुकान तोड़ दूंगा। तुम लोग ये दादागिरी कर रहे हो। पैंगजी गुस्से से दहाड़ा और उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे आंखें दिखाने की? मारो साले को। चांगे के ऑर्डर देते ही वो सारे गुंडे पैंगजी पर टूट पड़े। लोहे की रॉड्स बारिश की तरह उस पर बरसने लगी। हालांकि पैंगजी में बहुत ताकत थी, लेकिन अकेले इतने लोगों का सामना करना नामुमकिन था। वो जल्द ही जमीन पर गिर गया और बस अपने शरीर को सिकोड़कर अपने सिर को बचाने की कोशिश करने लगा। आसपास बहुत से पड़ोसी तमाशा देखने के लिए जमा हो गए थे, लेकिन किसी की भी आगे आने की हिम्मत नहीं हुई। इस पूरे इलाके में सबको पता था कि चांगे ब्लैक ड्रैगन गैंग का आदमी है। उससे पंगा लेने की हिम्मत कौन करेगा? जब पैंगजी को लगने लगा कि उसके हाथ अब टूटने ही वाले हैं, तभी अचानक एक बादलों की गरज जैसी दमदार इंजन की आवाज ने सारी चिल्ला चोट को दबा दिया। ये आवाज बहुत ही अलग थी। इसमें हवा को चीरने वाली एक तेज सीटी थी, जैसे कोई हाईटेक हथियार फायर किया गया हो। मारपीट कर रहे वो सभी गुंडे एक पल के लिए रुक गए और उन्होंने अपने आप ही मुड़कर देखा। गली के मोड़ पर भविष्य के किसी स्पेसशिप जैसी दिखने वाली सिल्वर ग्रे सुपर कार बहुत ही खतरनाक अंदाज में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उस कार की बॉडी इतनी नीचे थी कि वो लगभग जमीन को छू रही थी। धूप में उसके एरोडायनामिक कट्स एकदम बर्फीली चमक दे रहे थे। टूटे फूटे रिक्शों और सेकंड हैंड गाड़ियों से भरी इस झोपड़पट्टी में उस कार का आना ऐसा लग रहा था जैसे सुअरों के बाड़े में कोई एलियन स्पेसशिप उतर आया हो। ये नजारा इतना अजीब और शॉकिंग था कि सब दंग रह गए। अबे ये कौन सी कार है? एक गुंडा ये देखकर हक्का बक्का रह गया। उसके हाथ से लोहे की रॉड छूटने ही वाली थी। लैम्बोर्गिनी, ये तो करोड़ों की होगी। चांग ये भी हैरान रह गया। हालांकि वो एक गुंडा था, लेकिन उसकी औकात बस इसी छोटी सी गली तक थी। इस लेवल की लग्जरी कार के तो वो लोगों को छूने की भी हिम्मत नहीं कर सकता था। कार गैराज से सिर्फ 5 मीटर की दूरी पर आकर रुक गई। उसके सिजर डोर्स धीरे धीरे ऊपर उठे और एक चमकते हुए लेदर शू ने उस तेल और गंदनी से भरी जमीन पर कदम रखा। और फिर मैं कार से बाहर आया। मैंने अपने सनग्लासेस उतारे और मेरी नजरें उन गुंडों पर से होती हुई पैंगजी पर जाके टिक गई। पैंगजी के पूरे शरीर पर जूतों के निशान थे और उसके मुंह से खून बह रहा था। मेरी आंखों में एक भयानक बर्फ जैसी ठंडक छा गई। गुयान? पैंगजी ने अपनी सूजी हुई आंखों से और उंगलियों के बीच से मुझे देखा और वो पूरी तरह से सन्न रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये महंगे सूट वाला इंसान जो करोड़ों की सुपर कार चला रहा था, क्या ये सच में वही उसका भाई था जिसके साथ वो कभी नूडल्स खाया करता था? तू कौन है? फटे में टांग मत अड़ा। हालांकि चियांगे अंदर से डरा हुआ था, लेकिन अपने आदमियों के सामने वो अपनी इज्जत नहीं गंवाना चाहता था। इसलिए उसने हिम्मत करके चिल्लाते हुए कहा, इस मोटे ने मेरे पैसे देने हैं, हम तो बस अपनी उधारी वसूल रहे हैं। मैंने उसकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया और सीधा पैंगजी के पास गया। मैंने झुककर उसे उठाया। चल पाओगे? मैंने एक सफेद रुमाल निकाला और धीरे से पैंगजी के मुंह का खून पहुंचा। मेरा अंदाज इतना मुलायम था जैसे मैं किसी बहुत ही कीमती चीज को साफ कर रहा हूं। वो हजारों रुपए का रुमाल पल भर में खून से लाल होकर गंदा हो गया। यान भाई, मैं ठीक हूं, मेरी चमड़ी बहुत मोटी है। पैंगजी ने एक बड़ी सी स्माइल देने की कोशिश की, लेकिन इससे उसका घाव खिंच गया और वो दर्द से तड़प उठा। क्या तुम्हारी लॉटरी लग गई है या किसी अमीर औरत ने फंसा लिया है? मेरा टेस्ट खत्म हो गया है, अब मैं अपनी असली दुनिया में वापस आ गया हूं। मैंने पैंगजी के कंधे थपथपाए और थोड़े अफसोस के साथ बोला, भाई, मेरी वजह से तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा। इतना कहकर मैं मुड़ा और चियांगे और उसके गुंडों के सामने खड़ा हो गया। मेरी आंखों का वो सारा प्यार अब गायब हो चुका था और उसकी जगह एक बेहद खौफनाक और जानलेवा गुस्से ने ले ली थी। अभी उसे किस पैर से लात मारी थी? मेरी आवाज बहुत तेज नहीं थी, लेकिन उसमें एक ऐसा भारीपन था जिसने उन्हें अंदर तक कपा दिया। चियांगे ने अपना थूक निगला और डर को छुपाते हुए चिल्लाया, तो क्या हुआ? पैसे हैं तो क्या कोई तोप है तू? मैं तुझे बता दूं, ये पूरा इलाका ब्लैक ड्रैगन गैंग के कंट्रोल में है। मैं बाओगे का आदमी हूं।
मुझे छू कर तो दिखा। ब्लैक ड्रैगन गैंग, बाओगे? मैंने अपना सिर थोड़ा टेढ़ा किया, जैसे मैं ये नाम याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या हुआ? डर गया? डर गया है तो चुपचाप पैसे दे और यहाँ से दफा हो जा। कार अच्छी है, हमें भी 2 दिन चलाने के लिए दे दे। जब मैंने कुछ नहीं कहा तो चियांगे को लगा कि मैं डर गया हूँ। उसकी हिम्मत बढ़ गई और उसने अपना हाथ उस वेनेनो कार का दरवाजा छूने के लिए बढ़ा दिया। तभी एक दिल दहला देने वाली चीख आसमान को चीरते हुए गूंज उठी। किसी ने नहीं देखा कि मैंने कब हाथ चलाया। उन्होंने बस इतना देखा कि मैंने तेजी से चियांगे की इस बढ़ी हुई कलाई को पकड़ा और उल्टी तरफ मोड़ दिया। क्रैक! चियांगे दर्द के मारे जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका पूरा कपड़ा पल भर में ठंडे पसीने से भीग गया। मेरा हाथ! मारो इसे! जान से मार डालो साले को! चियांगे पागलों की तरह चीखने लगा। उन गुंडों ने एक दूसरे को देखा और अपनी गिनती ज्यादा देखकर लोहे की रॉड्स लेकर मेरी तरफ दौड़े। संभल कर! पांगजी बुरी तरह डर गया और बिना सोचे मुझे बचाने के लिए आगे कूदने लगा। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जो वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। मैं पीछे हटने के बजाय एक कदम और आगे बढ़ा। मेरे हाथ पैर इतनी तेज चल रहे थे जैसे कोई परछाई हो। मेरा हर एक वार बिल्कुल सटीक और जानलेवा था। मैंने एक रॉड के वार से खुद को बचाया और उस गुंडे की पसलियों पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। वो गुंडा सीधा 2 मीटर दूर जाकर गिरा और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। मैंने अपना पैर हवा में घुमाया और सामने से आते हुए 2 गुंडे कटी हुई फसल की तरह एक साथ जमीन पर जा गिरे और अपने पैर पकड़कर तड़पने लगे। सिर्फ 10 सेकंड के अंदर हथियार लिए हुए वो 5 के 5 गुंडे जमीन पर पड़े दर्द से कराह रहे थे। यही तो गू फैमिली के वारिस की सबसे जरूरी ट्रेनिंग थी, मार्शल आर्ट्स। मुझे घर से निकाले जाने से पहले के उन 20 सालों में मुझे दुनिया के टॉप स्पेशल फोर्सेस कमांडोज ने जानलेवा ट्रेनिंग दी थी। हालांकि इन 3 सालों में मेरी बॉडी थोड़ी कमजोर हो गई थी, लेकिन इन सड़क छाप गुंडों को मारना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। मैंने अपनी थोड़ी सी बिखरी हुई स्लीव्स को ठीक किया। इस कार की ऑन रोड कीमत $98 मिलियन है। मैंने जमीन पर पड़े चियांगे को घूरते हुए कहा, अभी तुम्हारे उन गंदे हाथों ने इसे छुआ था तो मैं डेप्रिसिएशन चार्ज के रूप में तुमसे $8 मिलियन वसूलूंगा। ये कुछ ज्यादा तो नहीं है ना? नहीं, ज्यादा नहीं है। और हाँ, मुझे भी हिसाब बराबर करना पसंद है। मैंने अपने पीछे खड़े पांगजी की तरफ इशारा किया। वो मेरा भाई है। तुमने उसे 1 लात मारी तो बदले में तुम्हारा एक पैर टूटना भी बिल्कुल सही हिसाब होगा, है ना? नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। मैं अंधा हूं जो आपको पहचान नहीं पाया। मैं पैसे दूंगा, मैं सारे मेडिकल बिल्स भरूंगा। चियांगे डर के मारे पेशाब कर चुका था। सच में उसकी पैंट गीली हो गई थी और पूरे इलाके में गंदी सी बदबू फैल गई। मैंने घिन से अपनी नाक सिकोड़ी और अपना पैर वापस ले लिया। दफा हो जा और अपने उस बाओगे से जाकर कह देना कि अगर उसे कोई खुजली हो तो युंडिंग टियांगोंग आकर गू यान से मिल ले। जी थैंक यू यंग मास्टर गू, थैंक यू। चियांगे को ऐसा लगा जैसे उसे नई जिंदगी मिल गई हो। अपने हाथ के भयंकर दर्द की परवाह किए बिना वो अपने गुंडों के साथ लुढ़कता गिरता वहां से भाग गया। वो अपनी खटारा वैन को भी वहीं छोड़ गया। आसपास खड़े पड़ोसी ये सब देखकर सन्न रह गए थे। किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमेशा सीधा साधा रहने वाला और थोड़ा सा डरा सहमा दिखने वाला गू यान इतना खतरनाक फाइटर होगा, और इतना अमीर भी। पैंगजी वहीं खड़ा मुझे देख रहा था और उसकी आंखें भर आईं। यान भाई, मैं मुड़ा और पैंगजी के पास गया। मैंने उसके गंदे कपड़ों को थोड़ा नापसंदगी से देखा। इस कबाड़ की दुकान को बंद कर दो। बंद कर दूं तो फिर मैं क्या करूंगा? पैंगजी थोड़ा घबरा गया। मेरे ड्राइवर बन जाओ। मैंने उस लैम्बोर्गिनी की तरफ इशारा किया। महीने की 1 लाख सैलरी दूंगा और साल के आखिर में प्रॉफिट बोनस अलग से। और हाँ, तुम्हारी दादी के कब्र की मरम्मत करने का टाइम आ गया है। मैंने वेस्ट हिल सेमेटरी में एक सबसे अच्छी जगह बुक करवा दी है। पैंगजी 7 फुट का चौड़ा इंसान था जो खून बहा सकता था, लेकिन आंसू नहीं। लेकिन आज वो अपने आंसू रोक नहीं पाया। वो जानता था कि मैं उस पर कोई एहसान नहीं कर रहा था, बल्कि मैं उसे दलदल से बाहर खींच रहा था और इस तरीके से मैं उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी बचा रहा था। यान भाई, मेरी तो इसे चलाने के नाम से ही हाथ कांप रहे हैं। पैंगजी ने अपने आंसू पोंछते हुए हंसकर कहा, कोई बात नहीं, कांपते कांपते आदत पड़ जाएगी। मैं मुस्कुराया और ये बहुत समय बाद दिल से निकली हुई एक सच्ची मुस्कान थी। चलो पहले तुम्हें कहीं नहला कर लाता हूं और तुम्हारे ये फटे हाल कपड़े बदलवाता हूं। आज रात एक पार्टी है। हम दोनों भाई मिलकर तहलका मचाने वाले हैं। कैसी पार्टी? हाई स्कूल रियूनियन। मेरी आंखों में एक जानलेवा ठंडक आ गई। कुछ लोगों का हिसाब किताब करना बाकी है। जियांगशेंग हाई स्कूल का जो व्हाट्सएप ग्रुप हमेशा शांत रहता था, जिसमें कभी कभार कोई बस सस्ते डिस्काउंट के लिंक्स या अपने बिजनेस के एड्स भेजता था, आज उस ग्रुप में धमाका हो गया था। क्लास मॉनिटर जैंग झिचियांग ने सबको टैग करते हुए एक ब्रेकिंग न्यूज डाली थी। हमारी क्लास की ब्यूटी लिन वैन आज रात इंपीरियल होटल में एक क्लास रियूनियन पार्टी दे रही है और इस पार्टी का सारा खर्चा लिन वैन के मंगेतर यानी हमारी जियांगचेंग शहर के जाने माने यंग एंटरप्रेन्योर यंग मास्टर जाओ उठा रहे हैं, तो सबको आना ही पड़ेगा। एक स्टूडेंट ने मैसेज किया, वाओ इंपीरियल होटल, वो तो 5 स्टार है ना? यंग मास्टर जाओ सच में बहुत बड़ी दिल वाले हैं। दूसरे स्टूडेंट ने लिखा, यार मुझे तो लिन मान से जलन हो रही है। उसकी शादी एक इतने अमीर घर में हो रही है। याद है हमारी क्लास के कितने लड़के उस पर मरते थे, लेकिन आखिर में बाजी तो यंग मास्टर जाओ ही मार ले गए। तीसरे ने ताना मारा, अरे छोड़ो, कुछ लोग तो शायद शर्म के मारे आएंगे भी नहीं। सुना है वो अभी भी खाना डिलीवरी का काम कर रहा है।
अगर वो आ गया तो कितना अजीब लगेगा ना। और फिर उसने मुझे यानी गु यान को टैग कर दिया। ग्रुप में अचानक एक अजीब सी खुशी की लहर दौड़ गई। सब लोग बिना कुछ कहे मेरा मजाक उड़ा रहे थे। किसी जमाने में मैं क्लास का टॉपर था, स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का था और लिन वैन खुद मेरे पीछे पागल थी। न जाने कितने लोगों को मुझसे जलन होती थी और अब मुझ जैसे टैलेंटेड इंसान को इस तरह बर्बाद होते देखकर इन लूजर्स को मुझे नीचा दिखाने में बहुत मजा आ रहा था। ठीक उसी वक्त युनडिंग टियांगोंग के प्रेसिडेंशियल सूट में मैं इटली से इंपोर्ट किए गए लेदर सोफे पर बैठा हुआ था। मेरे हाथ में एक बहुत ही महंगी रेड वाइन का ग्लास था और मैं अपने फोन की स्क्रीन पर लगातार आ रहे मैसेजेस देख रहा था। पांगजी अब काले रंग का कस्टम मेड सूट पहन लिया था। हालांकि उसका शरीर अभी भी थोड़ा गोल मटोल था, लेकिन कहते हैं ना, कपड़े इंसान को बदल देते हैं। इस वक्त वो किसी खतरनाक टॉप क्लास बॉडीगार्ड जैसा लग रहा था। वो मेरे पीछे खड़ा ग्रुप के मैसेजेस देख रहा था और गुस्से से दांत पीस रहा था। ये कमीने कहीं के, पांगजी गुस्से से बोला। जब इन्हें होमवर्क कॉपी करना होता था तो ये यान भाई करते थे और अब सब उस जाओ कुओं के तलवे चाट रहे हैं। यान भाई, वहां जाकर अपनी बेइज्जती मत करवाना, या फिर हम सीधा अपना गाड़ियों का काफिला लेकर चलते हैं और इनकी पैंट गीली कर देते हैं। मैं क्यों ना जाऊं? मैंने अपना वाइन का ग्लास नीचे रखा और अपनी लंबी उंगलियों से स्क्रीन को स्क्रोल करते हुए कहा, जब उन्होंने मेरे लिए पूरा स्टेज सजा ही दिया है तो अगर मैं वहां जाकर अपना रोल प्ले ना करूं तो क्या ये लिन वैन की मेहनत की तौहीन नहीं होगी? तभी ग्रुप में अचानक लिन वैन का मैसेज आया। उसने लिखा, सब लोग ऐसा मत कहो गुयान, हालांकि हमारा ब्रेकअप हो चुका है लेकिन आखिर वो हमारा क्लासमेट तो है ही। फिर उसने मुझे टैग करते हुए लिखा, गुयान तुम भी आज रात आना। जाओ कुओ ने कहा है कि उसने खास तुम्हारे लिए एक सीट रिजर्व रखी है। तुम्हें बुरा फील करने की जरूरत नहीं है, हम सब पुराने दोस्त हैं, कोई तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा। और हाँ, जाओ कुओ की कंपनी में अभी सिक्योरिटी गार्ड्स की भर्ती चल रही है, अगर तुम्हें इंटरेस्ट हो तो मुझे बता देना। ये बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन असल में बहुत ही जहरीली थीं। उसने न सिर्फ मेरे हीन भावना वाले डिलीवरी बॉय वाले इमेज को पक्का किया, बल्कि सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी ऑफर करके मेरी खुलेआम बेइज्जती भी की। और सबसे बड़ी बात, लिन वान मुझे टेस्ट कर रही थी। वो ये देखना चाहती थी कि आज सुबह पॉश सेंटर में मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ एक दिखावा था या सच। वो शर्त लगा रही थी कि मुझ में पार्टी में आने की हिम्मत नहीं है और अगर मैं आ भी गया तो वो सब कुछ बस एक ड्रामा होगा। अगर मैं नहीं गया तो इसका मतलब होगा कि मैं डर गया हूं और मेरे उस ब्लैक कार्ड में पक्का कोई झोल है, और अगर मैं गया तो समझो मैं खुद उनके जाल में फंस जाऊंगा। जाओ कुओ ने होटल में पहले से ही सब कुछ सेट कर रखा था ताकि वो सबके सामने मेरा पर्दाफाश कर सके। मैंने उस मैसेज को देखा और एक ठंडी मुस्कान के साथ टाइप किया, ठीक है, टाइम पर पहुंच जाऊंगा। मेरे ये 3 सिंपल शब्द भेजते ही ग्रुप में कुछ सेकंड्स के लिए सन्नाटा छा गया। फिर जाओ कुओ का मैसेज आया, बहुत बढ़िया, तो फिर मैं इंपीरियल होटल में तुम्हारे आने का इंतजार करूंगा। और हाँ, थोड़े ढंग के कपड़े पहनकर आना, अपनी वो डिलीवरी वाली ड्रेस पहनकर मत आ जाना। इंपीरियल होटल का अपना एक ड्रेस कोड है। मैंने अपना फोन बंद किया और उठकर उस बड़ी सी कांच की खिड़की के पास चला गया। वहां से मैं नीचे शहर की सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों को देख रहा था। फूबो, मैं यहाँ हूँ यंग मास्टर। फूबो, जो दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहे थे, बिना कोई आवाज किए अंदर आ गए। ये इंपीरियल होटल किसकी प्रॉपर्टी है? यंग मास्टर, इंपीरियल होटल जांग चेंग की ही ली फैमिली की प्रॉपर्टी है, लेकिन ली फैमिली अभी पैसों की तंगी से गुजर रही है और वो हमारे गू फाइनेंशियल ग्रुप से इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं। अगर आप बस एक बार कह दें तो 10 मिनट के अंदर ये इंपीरियल होटल आपका हो जाएगा। इतनी भी क्या जल्दी है? मैंने अपनी टाई ठीक की और मेरी आंखों में एक गहरी सोच थी। पहले उन्हें थोड़ा उछलने दो, तुम उसे खरीदने के पेपर्स तैयार रखो। आज रात मैं जाओ कुओ को एक बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाला हूं। और हाँ, मैंने पांगजी की तरफ देखकर कहा, वो वेनेनो मत निकालना। वेनेनो नहीं तो फिर कौन सी निकालूं? वो 918? पांगजी ने कंफ्यूज होकर पूछा। नहीं, वो भी बहुत शो ऑफ हो जाएगा। मेरे चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान आ गई। हम टैक्सी से चलेंगे। जब वो हमारा मजाक उड़ाना ही चाहते हैं तो पहले उन्हें जी भर कर हंसने देते हैं। जो जितना ज्यादा हंसेगा बाद में वो उतना ही ज्यादा रोएगा। और फूबो, मेरे लिए एक बहुत ही खास कॉन्ग्रेचुलेटरी गिफ्ट तैयार करो। यंग मास्टर को क्या चाहिए? एक घड़ी। मेरी आवाज बहुत ही हल्की थी, लेकिन उसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाती। प्योर गोल्ड की बनी हुई एक बड़ी सी पेंडुलम क्लॉक। फूबो और पांगजी ने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों की आंखों में खौफ था। पेंडुलम क्लॉक गिफ्ट करना? चाइनीज में इसका मतलब होता है किसी को मौत का पैगाम देना। इसका मतलब यंग मास्टर अब हर हद पार करने वाले हैं। वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक सामने वाला पूरी तरह बर्बाद न हो जाए। रात 7 बजे इंपीरियल होटल के बाहर लग्जरी गाड़ियों की लाइन लगी थी। जाओ कुओ और लिन वान बैंक्वेट हॉल के दरवाजे पर मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। जाओ कुओ ने आज एक व्हाइट सूट पहना हुआ था और उसके बालों में इतना तेल लगा था कि वो चमक रहे थे, एकदम किसी दूल्हे की तरह। और लिन वान ने एक बहुत ही महंगी बैकलेस ड्रेस पहनी थी। उसके गले में एक चमकता हुआ डायमंड नेकलेस था, जो हालांकि किराए का था, लेकिन वो पूरी तरह से सज धज कर आई थी। डार्लिंग, तुम्हें क्या लगता है, क्या वो गुयान सच में यहाँ आने की हिम्मत करेगा? लिन वान ने थोड़ी घबराहट के साथ पूछा। हालांकि उसने जाओ फैमिली के अकाउंट्स चेक करवा लिए थे और उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन आज सुबह जो हुआ था उसका डर अभी भी उसके दिमाग में बैठा हुआ था। अरे डरो मत, जाओ कुओ ने घमंड से कहा।
मैंने अपने लोगों से उस ग्लोबल लिमिटेड ब्लैक कार्ड के बारे में पता करवाया है। अगर वो कार्ड उसके असली मालिक के पास नहीं है तो बैंक तुरंत उसे ब्लॉक कर देता है और पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। वो लड़का पक्का सुबह किसी बड़े आदमी का गिरा हुआ कार्ड उठा लाया होगा या फिर उसने चोरी किया होगा। अभी तक तो बैंक ने उसका कार्ड ब्लॉक भी कर दिया होगा और वो अपने रजाई में दुबक कर कांप रहा होगा। सच में 100% सच। और मैंने होटल के सिक्योरिटी कैप्टन से भी बात कर ली है। जैसे ही गु यान यहाँ आएगा, चाहे वो किसी भी कार में आए, वो उसे बाहर ही रोक लेंगे और पहले उसकी तलाशी लेंगे। मैं भी देखता हूँ कि वो और क्या नाटक कर सकता है। वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी एक खटारी सी हरे रंग की टैक्सी डगमगाते हुए होटल के मेन गेट पर आकर रुकी। दरवाजा खुला और मैं बाहर निकला। मैंने एक बहुत ही सिंपल सी दिखने वाली ब्लैक कैजुअल ड्रेस पहनी थी, लेकिन असल में वो कई हजार की कस्टम मेड ड्रेस थी। मैं बहुत ही नॉर्मल तरीके से बाहर आया और पांगजी मेरे ठीक पीछे था। ये नजारा देखकर दरवाजे पर खड़े मेरे सारे क्लासमेट जोर जोर से हंसने लगे। देखो जरा, ये सच में टैक्सी में आया है। मेरी तो हंस हंस कर जान निकल गई। क्या ये कार किराए पर भी नहीं ले सकता था? अरे बाप रे, यही था ना हमारे स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का। कितना भिखारी लग रहा है। जाओ कुओ और लिन बान ने एक दूसरे को देखा और उनके दिलों का सारा डर अब खत्म हो गया था। ये तो वही पुराना भिखारी है, कुछ नहीं बदला। सुबह जो भी हुआ वो सच में सिर्फ एक नाटक था। झाओको ने अपनी कॉलर ठीक की और एक विनर वाली स्माइल के साथ मेरी तरफ बढ़ा। अरे वाह, यंग मास्टर गु आखिरकार आ ही गए। लेकिन ये टैक्सी में क्यों? तुम्हारी वो लैम्बोर्गिनी कहाँ है और तुम्हारा वो ब्लैक कार्ड कहाँ है? क्या पुलिस ने सब जब्त कर लिया? मैं सीढ़ियों के नीचे खड़ा था और ऊपर खड़े उस घमंडी झाओको को देख रहा था। मेरी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। ट्रैफिक बहुत था, इसलिए मुझे कार चलाने का मन नहीं किया। और रही बात ब्लैक कार्ड की, मैं मुस्कुराया। वो मैं सिर्फ उनके लिए इस्तेमाल करता हूं जो उसके लायक हो। तुम लोगों के लिए तुम्हारी कोई औकात नहीं है। इंपीरियल होटल का बैंक्वेट हॉल, एम्परर्स पैलेस। यहाँ का इंटीरियर बहुत ही शानदार था। ऊपर एक बहुत बड़ा स्वारोस्की क्रिस्टल झूमर टंगा था जिससे हजारों रोशनियां निकल रही थी और पूरे हॉल में दिन जैसी रोशनी हो रही थी। बर्तन पूरे चांदी के बने थे। टेबल क्लॉथ सिल्क का था जिस पर सूजर स्टाइल की कढ़ाई की गई थी। यहाँ तक कि हवा में भी एक ऐसी मीठी महक थी जो पैसों की ताकत का एहसास दिला रही थी। लगभग 30 क्लासमेट्स अपनी अपनी जगह पर बैठ चुके थे। ज्यादातर लड़कों ने अनफिट सूट पहने हुए थे और वो किसी कामयाब इंसान की तरह बैठने की कोशिश कर रहे थे। वहीं लड़कियां एक साथ बैठकर अपने बैग्स और ज्वेलरी दिखा रही थीं और उनकी आंखों में एक दूसरे से आगे निकलने की चालाकी साफ दिख रही थी। जब मैंने और पांगजी ने दरवाजा खोलकर अंदर एंट्री ली तो उस शोर शराबे वाले हॉल में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर पहले से भी ज्यादा तेज फुसफुसाहटें शुरू हो गई। हे भगवान, ये यहाँ आ भी गया? कितनी बेशर्मी है इसमें। तुमने इसके कपड़े देखे? इन पर तो किसी ब्रांड का लोगो भी नहीं है। पक्का किसी सस्ते बाजार से खरीदे होंगे। और इसके साथ ये मोटा कौन है? क्या ये भी खाना डिलीवरी करता है? छी, इनमें से इंजन ऑयल की बदबू आ रही है। झाओको मेन टेबल की सबसे खास कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके एक हाथ में रेड वाइन का ग्लास था और दूसरे हाथ से उसने लिन वान को गले लगाया हुआ था। वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे कोई राजा अपने गुलाम को। अरे यंग मास्टर गु, यहाँ आकर बैठो। झाओको ने कोने में एक टेबल की तरफ इशारा किया जो किचन के दरवाजे के बिल्कुल पास थी। मेन टेबल तो भर चुकी है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल जगह रिजर्व की है। वो जगह किचन के सबसे करीब है ताकि तुम्हें अपनी डिलीवरी बॉय वाली फीलिंग याद आती रहे। वो टेबल पूरी तरह से खाली थी, यहाँ तक कि उस पर पूरे बर्तन भी नहीं रखे थे। साफ पता चल रहा था कि ये मुझे नीचा दिखाने के लिए किया गया था। पांगजी के चेहरे का गोश्त गुस्से से फड़कने लगा। वो कुछ बोलने ही वाला था कि मैंने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। मैं एकदम शांत था। मैं सीधा उस कोने वाली टेबल की तरफ गया और वहां बैठ गया। मैं ऐसे बैठा था जैसे वो कोई मामूली कुर्सी नहीं बल्कि किसी राजा का सिंहासन हो। सब लोग ध्यान दें। क्लास मॉनिटर जैंग जी चियांग खड़ा हुआ और उसने अपने वाइन ग्लास को चम्मच से बजाते हुए जाओ कुओं की तरफ चापलूसी भरी नजरों से देखा। आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इसके लिए हमें यंग मास्टर जाओ के इस बड़े दिल का शुक्रिया अदा करना चाहिए। आज के इस खाने का बिल हर इंसान के हिसाब से 8,888 रुपए है और साथ में 82 साल पुरानी शैटो लाफीट की 2 बोतलें भी हैं। सब लोग तालियां बजाइए। हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सब लोग लिन वान को जलन और नफरत भरी नजरों से देख रहे थे। हर लड़की यही सोच रही थी कि काश वो लिन वान की जगह होती। अरे ये तो मेरा फर्ज है, जाओ कुओ ने घमंड से अपने हाथ हिलाते हुए कहा। थोड़े से मजे के लिए ये पैसे कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ लोगों की तरह नहीं जो 3 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद भी कोई ढंग का गिफ्ट नहीं दे पाए और आखिर में दिया भी तो एक सड़ा हुआ केक, वो भी टूटा हुआ। लिन वान ने अपना मुंह छुपाकर एक हल्की सी हंसी हंसी और फिर कोने में बैठे मुझ पर एक नफरत भरी नजर डाली। अरे जाओ कुओ, ऐसे मत कहो। गु यान ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। आखिर उसकी औकात ही उतनी थी, हमें उस पर इतना भी सख्त नहीं होना चाहिए। हाँ, सही कहा, औकात ही उतनी थी। जाओ कुओ ने अपना वाइन ग्लास उठाया और मेरी तरफ इशारा करते हुए बोला, गुयान, आज यहाँ पेट भर के खा लेना। डिलीवरी का काम करते हुए तुम्हें इतना अच्छा खाना तो कभी नसीब नहीं हुआ होगा ना। खासकर ये ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर, इसे गरम गरम ही खा लेना। ठंडे होने पर इसमें से अजीब सी महक आने लगती है। मैं अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ टिका हुआ था और मेरी उंगलियां टेबल पर एक रिदम में धीरे धीरे बज रही थी। जाओ कुओ, इंसान को खाना सोच समझकर खाना चाहिए।
और बातें भी सोच समझकर बोलनी चाहिए। क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम इस खाने का बिल भर पाओगे? मैं बिल नहीं भर पाऊंगा। जाओ कुओ ने ऐसा रिएक्ट किया जैसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा जोक सुन लिया हो। वो जोर से टेबल पर हाथ मारकर खड़ा हो गया। मेरे एक कार्ड में जितना पॉकेट मनी है ना, उससे मैं ये पूरा बैंक्वेट हॉल खरीद सकता हूँ। गुयान, क्या तू अमीरों से नफरत करते करते पागल हो गया है? ठीक उसी वक्त बैंक्वेट हॉल का बड़ा सा दरवाजा अचानक खुल गया। रेड कलर की डिजाइनर ड्रेसेस पहने हुए बहुत सी लंबी और खूबसूरत लड़कियां 2 लाइनों में अंदर आईं, जिनके हाथों में फूल और कलरफुल रिबन्स थे। उनके पीछे पीछे एक ट्रेडिशनल चाइनीज सूट पहने हुए लाल चेहरे वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी बड़े ही रौब से अंदर आया। उसके पीछे होटल के जनरल मैनेजर, हेड शेफ और दूसरे सारे बड़े अफसर चल रहे थे। ये नजारा ही इतना शानदार था कि कोई भी डर जाए। क्लास मॉनिटर ज़ैंग जीचियांग की आंखें फटी की फटी रह गई। वो जोर से चिल्लाया, हे भगवान, ये तो इंपीरियल होटल के मालिक हैं, जैंगचेंग रेस्टोरेंट बिजनेस के गॉडफादर मिस्टर ली बानचिंग। मिस्टर ली, यंग मास्टर जाओ, आपकी पहुंच तो बहुत ऊपर तक है। खुद मिस्टर ली आपको चीयर्स करने आए हैं। सारे स्टूडेंट्स हैरान रह गए। ली बानचिंग जैंगचेंग शहर का एक बहुत बड़ा नाम था। उनके अंडरवर्ल्ड और पुलिस दोनों से बहुत गहरे कनेक्शंस थे और उनकी प्रॉपर्टी करोड़ों में थी। आम लोगों के लिए तो उनसे मिलना एक सपने जैसा था और आज वो खुद इस छोटी सी क्लास रियूनियन पार्टी में चीयर्स करने आए थे। जाओ कुओ भी हैरान था। वो ली बानचेंग को इतने अच्छे से नहीं जानता था। उसके पिता के पास पैसे तो थे, लेकिन इतने भी नहीं कि ली बानचेंग खुद आकर उनके साथ ड्रिंक शेयर करें। लेकिन अब जब सारे क्लासमेट्स और खासकर मैं उसे देख रहा था तो उसे अपनी इज्जत बचानी ही थी। अहम अहम, बस ऐसे ही जाओ कुओ ने अपनी टाई ठीक की और चेहरे पर एक प्राउड स्माइल के साथ खड़ा हो गया। बस पापा के साथ उनके 1-2 बार डिनर किए हैं, मुझे नहीं पता था कि मिस्टर ली इतने अच्छे इंसान हैं। इतना कहते हुए जाओ कुओ ने अपना वाइन ग्लास उठाया और एक बड़ी सी स्माइल के साथ उनके पास जाने लगा। अरे अंकल ली, आपको खुद यहाँ आने की क्या जरूरत थी? लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ली बानचिंग ने जाओ कुओ की तरफ देखा तक नहीं और सीधा एक हवा की झोंके की तरह उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ गए। जाओ कुओ का हाथ हवा में ही रह गया और उसके चेहरे की मुस्कान वहीं जम गई। वो किसी ऐसे जोकर की तरह लग रहा था जिसे किसी ने पॉज कर दिया हो। पूरे हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया। सबने देखा कि ली बानचिंग अपने सारे अफसरों के साथ सीधा उस कोने की तरफ जा रहे थे जहां वो सबसे बेकार टेबल रखी थी, मेरी टेबल की तरफ। और अगले ही सेकंड उन सब लोगों की डरी हुई नजरों के सामने ली बानचिंग ने अपने दोनों हाथ जोड़े और 90 डिग्रीज तक झुककर मुझे सलाम किया। यंग मास्टर गू, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आप जैसे बड़े इंसान यहां पधारे हैं। मैं आपका स्वागत करने के लिए गेट पर नहीं आ सका, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। ये मेरी बहुत बड़ी गलती है। ली बानचिंग की आवाज बहुत भारी थी और उसमें उनके डर और इज्जत का साफ पता चल रहा था। उनके पीछे खड़े जनरल मैनेजर और हेड शेफ तो इतने डरे हुए थे कि उनसे सांस भी नहीं ली जा रही थी। उन्होंने भी एक साथ झुककर मुझे सलाम किया। बूम! ऐसा लगा जैसे बैंक्वेट हॉल में कोई साइलेंट बम फट गया हो। उस पल वहां मौजूद हर एक इंसान का दिमाग सुन्न पड़ गया। गोयान, वो डिलीवरी बॉय गोयान! जाओ कुओ झटके से मुड़ा। उसकी आंखें फटी जा रही थीं। अंकल ली, क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है? ये लड़का तो बस एक भिखारी डिलीवरी बॉय है। मैं यहाँ मेन चेयर पर बैठा हूँ। मैं हूँ जाओ कुओ, जाओ गैंग का बेटा। ली बानचेंग सीधे खड़े हुए और उन्होंने झाओ कुओ की तरफ देखा। उनके चेहरे का वो सारा रिस्पेक्ट अब एक खतरनाक गुस्से में बदल चुका था। झाओ गोंग, वो डेकोरेशन का काम करने वाला नया नया अमीर, उसकी इतनी औकात है कि मैं उसे चीयर्स करूं? क्या? झाओ कुओ का चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ गया। और रही बात डिलीवरी बॉय की, ली बानचेंग ने एक ठंडी हंसी हंसते हुए पूरे हॉल में बैठे लोगों को देखा। तुम छोटे से परिंदे उस बाज की उड़ान को क्या समझोगे? यंग मास्टर गू तो बस आम जिंदगी का एक्सपीरियंस लेने आए थे। तुम जैसे कुएं के मेंढक उनकी हैसियत पर बात करने लायक भी नहीं हो। इतना कहने के बाद ली बानचेंग फिर से मेरी तरफ घूमे। उन्होंने अपनी पॉकेट से एक फाइल और एक गोल्डन पेन निकाला और दोनों हाथों से मेरे सामने पेश किया। यंग मास्टर गू, ये इंपीरियल होटल के ओनरशिप ट्रांसफर के पेपर्स हैं। आपके ऑर्डर के मुताबिक 10 मिनट पहले ही सारे लीगल काम पूरे हो चुके हैं। अब ये होटल और ये पूरी बिल्डिंग आपकी है। क्या? इस बार लिन वान भी अपनी चीख नहीं रोक पाई। खरीद लिया 10 मिनट में? जियांगचेंग के सबसे फेमस 5 स्टार होटल को 10 मिनट में खरीद लिया? इसकी कीमत कितनी होगी? 3 बिलियन? 5 बिलियन? मैंने उन पेपर्स की तरफ देखा तक नहीं और उन्हें कैजुअली पांगजी की तरफ फेंक दिया। दावे, आज से ये होटल तुम संभालोगे और अगर तुम्हें कोई इंसान पसंद ना आए तो उसे सीधा यहां से बाहर फेंक देना। यन भाई, पांगजी का चेहरा खुशी से लाल हो गया। उसने पेपर्स पकड़े और अपना सीना तान कर खड़ा हो गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो किसी 5 स्टार होटल का बॉस बनेगा। ये फीलिंग बहुत ही जबरदस्त थी। मिस्टर ली, आपकी मेहनत के लिए शुक्रिया, मैंने बहुत ही शांत आवाज में कहा। यंग मास्टर गू, आपकी सेवा करना तो मेरे लिए गर्व की बात है। ली बानचेंग ने अपने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा। इंपीरियल होटल जैसी बड़ी हस्ती से जुड़ने के लिए एक होटल देना कौन सी बड़ी बात है? ये तो बस एक छोटा सा तोहफा है। मैं धीरे धीरे अपनी जगह से उठा और मेरी नजरें वहां मौजूद सब लोगों से होती हुई उस डरे हुए झाओ कुओ और लिन वान पर जाकर टिक गई। तुमने अभी कहा था ना कि तुम मुझे कोई गिफ्ट देना चाहते हो? मेरे चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। झाओ कुओ के पैर अब बुरी तरह से कांप रहे थे, लेकिन वो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसे ये मानना ही नहीं था कि ये सब सच है। उसे लग रहा था कि ये कोई सपना है या फिर कोई बहुत बड़ा फ्रॉड। नहीं झाओयन, तुम ये सब ड्रामा करना बंद करो। तुम्हारे पास ये होटल खरीदने के पैसे कहां से आए? ये सब तुम्हारे लाए हुए एक्टर्स हैं। हाँ,
ये ली बान चेंग भी तुम्हारा लाया हुआ एक्टर है। झाओ कुओ पागलों की तरह चिल्लाने लगा। वो अपनी चीखों से अपने अंदर के डर को छुपाने की कोशिश कर रहा था। एक्टर? मैंने अपना सिर हिलाया और एक चुटकी बजाई। फूबो, बैम। बैंक्वेट हॉल का दरवाजा एक बार फिर से जोर से खुला। 4 बहुत ही हट्टे-कट्टे आदमी एक बहुत ही भारी चीज उठाकर अंदर लाए, जो एक लाल कपड़े से ढकी हुई थी। वो चीज इतनी भारी थी कि उनके हर कदम से जमीन से एक भारी आवाज आ रही थी। उन आदमियों ने उस चीज को सीधा जाओको की मेन टेबल के सामने रख दिया। ये मेरा तुम्हारे लिए एंगेजमेंट गिफ्ट है। मेरे चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान आ गई। इसे खोल कर देखो। जाओकुओ ने कांपते हुए हाथों से उस लाल कपड़े का एक कोना पकड़ा और उसे झटके से खींच लिया। वाओ! एकदम से एक बहुत ही तेज सुनहरी चमक पूरे हॉल में फैल गई। वो एक घड़ी थी, प्योर गोल्ड की बनी हुई, एक इंसान के बराबर की बहुत बड़ी पेंडुलम क्लॉक। उस घड़ी का सोने का पेंडुलम रोशनी में इधर उधर झूल रहा था और उससे टिक टॉक की एक डरावनी आवाज आ रही थी। पेंडुलम क्लॉक, मौत का पैगाम। पूरे हॉल में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। इतना सन्नाटा कि लोगों के सांस लेने की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। ये घड़ी 999 किलो की है। मेरी आवाज किसी यमराज की तरह गूंज रही थी। इसका मतलब है कि तुम्हारा प्यार कभी खत्म नहीं होगा जब तक कि तुम दोनों की मौत न हो जाए। लिनवान डर के मारे जोर से चीखी और जमीन पर गिर पड़ी। अमीर परिवारों में सोंगजुंग यानी घड़ी गिफ्ट करना सबसे बुरा अपशगुन माना जाता है, और वो भी इतनी बड़ी सोने की घड़ी। ये तो सीधे सीधे मौत की धमकी थी। जाओकुओ भी डर से सुन्न पड़ गया था। वो उस सोने की घड़ी को देख रहा था जिसमें उसका अपना ही डरा हुआ और बिगड़ा हुआ चेहरा दिखाई दे रहा था। गुयान, तुम मुझे डरा रहे हो। मैं पुलिस को बुलाऊंगा। जाओकुओ ने अपनी बची खुची हिम्मत जुटाकर चिल्लाया। पुलिस? मैं हंस पड़ा। ये सोने की घड़ी 200 मिलियन की है। मेरे पास इसकी पक्की रसीद है। ये एक लीगल गिफ्ट है। क्या हुआ, पसंद नहीं आई? इतना कहते ही मेरे चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई और उसकी जगह एक बेहद खौफनाक ठंडक आ गई। आज का तमाशा बस यहीं तक। पंगजी, सबको बाहर निकालो। पंगजी एक कदम आगे आया और उसने जाओकुओ और लिनवान की तरफ उंगली उठाते हुए जोर से चिल्लाकर कहा, सुना नहीं तुम लोगों ने? आज से ये होटल मेरा है। सब के सब यहां से दफा हो जाओ। और हाँ, मैंने टेबल पर रखे उन बिना छुए खाने की तरफ इशारा किया। इस एक टेबल के खाने की कीमत 8,888 रुपए है। टोटल 3 टेबल्स हैं और साथ में लफाइट वाइन की 2 बोतलें। सबका मिलाकर 3 लाख रुपए हुआ। यंग मास्टर जाओ, जब आपने पार्टी दी है तो बिल भर कर ही जाना। अगर 1 रुपया भी कम हुआ ना तो मैं अपने सिक्योरिटी गार्ड से कहकर तुम्हारी एक टांग तोड़ दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम खुद ही देख लो कि मेरी हिम्मत है या नहीं। मैंने अपना हाथ हिलाया और तुरंत ही 10 से ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें घेर लिया। उनके हाथों में रबर के डंडे थे और वो उन्हें बहुत ही खतरनाक नजरों से घूर रहे थे। ये सब देखकर जाओकुओ पूरी तरह से टूट गया। उसे समझ आ गया था कि आज वो बहुत बुरी तरह फंस गया है। उसने कांपते हुए हाथों से अपना कार्ड निकाला और ली बैंगचेंग की उस पोर्टेबल पीओएस मशीन पर 3 लाख रुपए स्वाइप कर दिए। उसका दिल खून के आंसू रो रहा था। बात सिर्फ पैसों की नहीं थी, बात उसकी इज्जत की थी। उसके सारे क्लासमेट्स के सामने मैंने उसे अपने पैरों तले कुचल दिया था और वो कुछ भी नहीं कर पाया था। गुयान, दुनिया गोल है। हम फिर मिलेंगे। तुम मेरा इंतजार करना। जाओकुओ ने आखिरी धमकी दी और उस डरी हुई लिनवान को खींचते हुए पागलों की तरह बैंक्वेट हॉल से भाग गया। बाकी सारे क्लासमेट्स भी ये सब देखकर बुरी तरह डरे हुए थे। वो अब मुझे नफरत की बजाय एक खौफ और चापलूसी भरी नजरों से देख रहे थे। यंग मास्टर गु, हमें माफ कर दीजिए। हम ही अंधे थे जो आपको पहचान नहीं पाए। क्लास मॉनिटर जांग जीचियांग अपने हाथ मलते हुए मेरे पास आकर चापलूसी करने लगा। दफा हो जाओ। मैंने सिर्फ एक शब्द कहा। जांग जीचियांग डर के मारे कांप उठा। उसने एक शब्द भी नहीं कहा और चुपचाप वहां से खिसक गया। बाकी लोग भी डर के मारे वहां से भागने लगे। उन्हें डर था कि कहीं मैं उनसे भी बदला ना लूं। अब उस बड़े से बैंक्वेट हॉल में सिर्फ मैं, पांगजी और ली बैंगचेंग ही बचे थे। यान भाई, मजा आ गया कसम से। पांगजी उस सोने की घड़ी को देखकर हंसते हुए बोला, लेकिन सच में ये सोने की घड़ी उसे गिफ्ट करना, क्या ये उसके लिए थोड़ा ज्यादा अच्छा नहीं हो गया? गिफ्ट? मैंने एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। वो तो बस मैंने उसके पास कुछ दिन के लिए रखी है। कुछ दिनों बाद मैं उसे ब्याज समेत वापस ले लूंगा। और हाँ, मैंने मुड़कर खिड़की के बाहर देखा, उसी दिशा में जहां जाओकुओ भागा था। ये तो बस एक शुरुआत है। असली शिकार तो अब शुरू होगा। अगली सुबह जियांगचेंग का मेन बिजनेस एरिया। यहाँ एक 88 मंजिल की बहुत ही ऊंची बिल्डिंग बादलों को चूम रही थी। इस बिल्डिंग के टॉप पर गू फाइनेंशियल ग्रुप के 4 बड़े बड़े अक्षर धूप में चमक रहे थे और पूरे शहर को ऊपर से देख रहे थे। ये गू फाइनेंशियल ग्रुप का जियांगचेंग ब्रांच किंग्स लैंडिंग इंटरनेशनल था। लिनवान ने 10 सेंटीमीटर की हाई हील्स पहनी हुई थीं और अपनी सूजी हुई आंखों को छुपाने के लिए एक बड़ा सा सनग्लासेस लगाया हुआ था। वो इस बिल्डिंग में अंदर आई। हालांकि कल रात उसे बहुत बड़ी बेइज्जती सहनी पड़ी थी, लेकिन जिंदगी तो चलती रहती है ना। कल रात जब जाओकुओ घर गया तो उसने गुस्से में घर का सारा सामान तोड़ दिया और आखिर में उसने ये नतीजा निकाला, गुयन पक्का किसी बहुत ही बड़े और अमीर आदमी का मोहरा है, यानी काले पैसे को सफेद करने वाला कोई एजेंट।
वो ब्लैक कार्ड और होटल खरीदना सब उसी बड़े आदमी का काम है। गुयन तो बस सामने से काम करने वाला एक मोहरा है। इस बात ने लिन वॉन को थोड़ी तसल्ली दी। अगर गुयन सच में एक मोहरा है तो जिस दिन वो बड़ा आदमी उसे छोड़ देगा उस दिन वो फिर से एक भिखारी बन जाएगा। जब यंग मास्टर जाओ अपने बीजिंग में अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल करके तुम्हारे असली बॉस का पता लगाएंगे तब मैं देखूंगी कि तुम कितना उछलते हो। लिन वॉन मन ही मन मुझे गालियां दे रही थी। आज वो यहाँ किंग्स लैंडिंग इंटरनेशनल के मार्केटिंग डिपार्टमेंट की असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर आई थी। झाओ को ने अपने पिता के कनेक्शंस का इस्तेमाल करके और 2 लाख रुपए घूस देकर उसे ये नौकरी दिलवाई थी। हालांकि ये एक ब्रांच ऑफिस की बहुत ही छोटी सी पोस्ट थी, लेकिन जियांगचेंग में गू फाइनेंशियल ग्रुप में काम करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटस सिंबल था। गुड मॉर्निंग मैनेजर लिन। मैनेजर लिन, आपकी ये ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। जैसे ही वो ऑफिस में आई कुछ इंटर्न्स ने उसे घेर लिया और उसकी चापलूसी करने लगे। लिन वॉन को ये सब बहुत अच्छा लग रहा था और उसका मूड थोड़ा ठीक हो गया। ठीक है बस करो। लिन वॉन ने अपना सनग्लासेस उतारा। उसका चेहरा बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन उस पर एक घमंड साफ दिख रहा था। कल मैंने जो तुम्हें प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने को दी थी वो कहाँ है? लाओ मुझे दिखाओ। एक चश्मा पहने हुए बहुत ही शांत सी दिखने वाली इंटर्न लड़की ने डरते डरते एक फाइल आगे बढ़ाई। मैनेजर लिन, ये मैंने और जैंग ने मिलकर अगले क्वार्टर के नए प्रोडक्ट लॉन्च की रिपोर्ट बनाई है। पूरी रात जागकर लिन वॉन ने वो फाइल ली और ऐसे ही कुछ पेजेस पलटकर देखे। अचानक उसके माथे पर लकीरें पड़ गईं। स्मैक! उसने वो फाइल पूरी ताकत से उस लड़की के मुंह पे दे मारी। पेजेस के तेज किनारों से उस लड़की के गाल पर कट लग गया और वहां से खून निकलने लगा। तो तुम लोगों ने पूरी रात जागकर ये कचरा बनाया है? लिन वॉन जोर से चिल्लाई। कल का सारा गुस्सा वो इस बेचारी लड़की पर निकाल रही थी। इसका फॉर्मेट कितना खराब है, डेटा भी सारा गलत है। क्या तुम दोनों के दिमाग में भूसा भरा है? गू ग्रुप तुम्हें किस बात के पैसे दे रहा है? सॉरी मैनेजर लिन, हम इसे अभी ठीक कर देते हैं। वो लड़की डर के मारे रोने लगी और उसने अपना गाल पकड़ लिया और कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाई। ठीक करोगे? अब कुछ ठीक करने की जरूरत नहीं है, लिन वॉन ने गुस्से से कहा। तुम दोनों अभी एचआर डिपार्टमेंट जाओ और अपना रेजिग्नेशन दे दो। और वो जैंग, वो मुझे उस भिखारी डिलीवरी बॉय की याद दिलाता है। उसे देखकर ही मुझे उल्टी आती है। दोनों यहां से दफा हो जाओ। मैनेजर लिन, प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकती, मुझे अपना किराया भी देना होता है। वो लड़की रोते हुए गिड़गिड़ाने लगी। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। सिक्योरिटी कहाँ है? इन दोनों लूजर्स को यहां से बाहर फेंको, लिन वॉन ने बहुत ही चिढ़ते हुए चिल्लाकर कहा। तभी ऑफिस के दरवाजे के पास से कुछ शोर सुनाई दिया। ये सब शोर कैसा है? एक बहुत ही भारी और गहरी आवाज आई। लिन वॉन अभी गुस्से में थी। उसने बिना पीछे मुड़े ही चिल्लाकर कहा, कौन है ये अंधा? दिखाई नहीं देता कि मैं अपने जूनियर्स को सबक सिखा रही हूँ? मुंह बंद रखो अपना। लेकिन अचानक ही पूरे ऑफिस में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। जो एम्प्लॉयज अभी तक तमाशा देख रहे थे वो सब अब ऐसे डरे हुए थे जैसे किसी ने उनकी सांसें रोक दी हों। वो सब डरी हुई नजरों से दरवाजे की तरफ देख रहे थे और फिर सबने एक साथ अपना सिर नीचे झुका लिया। कुछ तो डर के मारे कांपने भी लगे थे। लिन वॉन को कुछ गड़बड़ लगी और वो झटके से मुड़ी। उसने देखा कि दरवाजे पर कुछ लोग खड़े हैं और उनके आगे एक बहुत ही हैंडसम लड़का खड़ा था जिसने डार्क ब्लू कलर का हैंडमेड सूट पहना हुआ था। वो सीधा खड़ा था और उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। उसकी वो गहरी आंखें लिन वॉन को बहुत ही ठंडी नजरों से घूर रही थीं। हाँ, वो मैं था, गू यान। और मेरे पीछे किंग्स लैंडिंग इंटरनेशनल के जनरल मैनेजर, एचआर डायरेक्टर, फाइनेंस डायरेक्टर और कंपनी के सारे बड़े ऑफिसर्स खड़े थे। वो ऑफिसर्स जो हमेशा इतने घमंड में रहते थे वो सब आज किसी स्कूल के बच्चे की तरह सिर झुकाकर मेरे पीछे खड़े थे। उनकी तो सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। गू यान! लिन वॉन के मुंह से डर के मारे चीख निकल गई और वो 2 कदम पीछे हटकर अपनी डेस्क से जा टकराई। ये हर जगह कैसे आ जाता है? ये गू फाइनेंशियल ग्रुप है। यहाँ कोई भी आम इंसान ऐसे ही अंदर नहीं आ सकता। ये यहाँ क्या कर रहा है और ये सब लोग इसके पीछे क्यों खड़े हैं? मैनेजर लिन का तो बहुत रुतबा है। मैं धीरे धीरे ऑफिस के अंदर आया। मेरे जूतों की आवाज उस शांत ऑफिस में साफ सुनाई दे रही थी। मैंने लिन वॉन की तरफ तक नहीं देखा और सीधा उस इंटर्न लड़की के पास गया जिसके गाल पर कट लगा था। मैंने उसे एक टिश्यू पेपर दिया। इसे साफ कर लो। वो लड़की बहुत ही हैरान थी। उसने कांपते हुए हाथों से वो टिश्यू लिया। थैंक यू। मैं मुड़ा और मेरी नजरें किसी धारदार चाकू की तरह लिन वॉन के चेहरे पर जा गड़ी। तुमने अभी किसे यहां से दफा होने के लिए कहा था? लिन वॉन ने मेरे पीछे खड़े जनरल मैनेजर और बाकी ऑफिसर्स को देखा और उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। उसने जबरदस्ती हिम्मत जुटाते हुए मेरी तरफ उंगली उठाई और चिल्लाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गू फाइनेंशियल ग्रुप के अंदर घुसने की? सिक्योरिटी, जल्दी पुलिस को बुलाओ। ये पक्का यहाँ हमारी कंपनी के सीक्रेट्स चुराने आया है। फिर वो जनरल मैनेजर की तरफ मुड़ी और घबराते हुए बोली, मिस्टर वैंग, प्लीज इसे देखिए। ये वही लूजर डिलीवरी बॉय है। कल रात भी इसने मुझे और यंग मास्टर जाओ को बहुत डराया था और अब ये यहाँ कंपनी में आकर तमाशा कर रहा है। जल्दी सिक्योरिटी को बुलाइए और इसके पैर तोड़कर इसे बाहर फेंकवा दीजिए। लेकिन उसे बहुत बड़ा झटका लगा जब उसने देखा कि मिस्टर वैंग, जो हमेशा इतने स्ट्रिक्ट रहते थे, वो उसे ऐसी नजरों से देख रहे थे जैसे वो किसी जिंदा लाश को देख रहे हों। शट अप! मिस्टर वैंग जोर से चिल्लाए। लिन वॉन डर के मारे उछल पड़ी। लिन वॉन, तुम्हें पता भी है कि तुम किससे बात कर रही हो? ये गू फाइनेंशियल ग्रुप के इकलौते वारिस हैं। गू ग्रुप के चेयरमैन, हमारे सबसे बड़े बॉस, यंग मास्टर गू यान। मिस्टर वैंग की आवाज लगभग चीखने जैसी थी। डर के मारे उनकी आवाज तक फट रही थी। बूम! ये सच किसी ऐसी बिजली की तरह था जो कल रात के तूफान से भी 10,000 गुना ज्यादा तेज थी। लिन वॉन का दिमाग घूमने लगा। उसके पैरों ने उसका साथ छोड़ दिया और वो सीधा जमीन पर गिर पड़ी। चेयरमैन?
वारिस? ये कैसे हो सकता है? गू यान, वो इंसान जो 3 साल तक मेरे साथ एक गंदे से बेसमेंट में रहता था, जो 2 रुपए बचाने के लिए बस में भी सफर नहीं करता था, वो एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी का मालिक है। इस एक पल में उसे सारी बातें समझ आ गईं। उसके पास वो ब्लैक कार्ड क्यों था? उसने वो होटल कैसे खरीद लिया? ली बांगचेंग उसके सामने घुटनों पर क्यों गिर गया? वो सारे बड़े बड़े लोग उसके सामने हाथ जोड़कर क्यों खड़े थे? कोई मोहरा नहीं था, कोई एजेंट नहीं था, वो खुद ही राजा है, असली राजा। और उसने अपने ही हाथों से इस राजा को किसी कचरे की तरह फेंक दिया था। नहीं, मैं नहीं मानती, ये पक्का कोई सपना है। लिनवान बड़बड़ाने लगी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मैं उसके पास गया और ऊपर से उसे देखने लगा। मेरी आंखों में उसके लिए कोई रहम नहीं था, बस एक नफरत थी। लिनवान, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था। मैंने सोचा था कि अगर तुम कंपनी में शांति से अपना काम करोगी तो मैं तुम्हें इग्नोर कर दूंगा, लेकिन तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुमने अपना वो पैसों का घमंड और लालच मेरी कंपनी में दिखाया। तुमने मेरे ही एम्प्लॉइज को परेशान किया। मैंने मुड़कर एचआर डायरेक्टर की तरफ देखा। चेक करो कि ये कंपनी में कैसे आई थी। एचआर डायरेक्टर पसीने से भीगा हुआ था। उसने तुरंत अपने टैबलेट में सारा डेटा निकाला। यंग मास्टर, इसने स्पेशल कोटा से एंट्री ली थी। इसे जाओ कुओ ने रेकमेंड किया था। इसका कोई इंटरव्यू भी नहीं हुआ था। जाओ कुओ? मैंने एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरी कंपनी में अपने लोग घुसा रहा है। बहुत बढ़िया, मेरा ऑर्डर सुनो। मेरी आवाज पूरे ऑफिस में गूंज उठी। पहला, लिनवान ने कंपनी में गलत तरीके से एंट्री ली है और इसने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके एम्प्लॉइज को गालियां दी हैं। इसे अभी इसी वक्त नौकरी से निकाल दो और पूरी इंडस्ट्री में से बैन कर दो। मैं चाहता हूं कि जियांग शेंग की कोई भी कंपनी इसे नौकरी ना दे। दूसरा, चेक करो कि इसकी नौकरी किसने पक्की की थी। चाहे वो कोई भी हो, उसे भी नौकरी से निकाल दो और उस पर लीगल केस कर दो। और तीसरा, मैंने उस डरी हुई लिनवान की तरफ देखा। इसने अभी जो फाइल जमीन पर फेंकी है, इसे ये खिला दो। जब तक ये पूरी फाइल नहीं खाली थी, इसे यहां से जाने मत देना। कुछ बॉडीगार्ड्स तुरंत आगे आए और उन्होंने लिनवान को पकड़ लिया। नहीं, गुयन, यंग मास्टर गु, मुझे माफ कर दो। हमारे 3 साल के प्यार के खातिर मुझे माफ कर दो। लिनवान रोते रोते चीखने लगी। उसका सारा मेकअप खराब हो चुका था और वो किसी जोकर जैसी लग रही थी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। उस कमीने जाओ कुओ ने मुझे धोखा दिया था। मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ बेसमेंट में रहने के लिए भी तैयार हूँ। बेसमेंट में? मैं नीचे झुका और लिनवान के उस बदसूरत चेहरे को देखते हुए बहुत ही शांति से बोला, अफसोस, मैं अब बेसमेंट में नहीं रहता। और तुम तो मेरे जूते साफ करने के लायक भी नहीं हो। मैं खड़ा हुआ और मिस्टर वांग ने मुझे एक गीला टिश्यू दिया। मैंने अपने हाथ ऐसे साफ किए जैसे मैंने कोई बहुत ही गंदी चीज छू ली हो। लीगल डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दो। झाओ फैमिली पर केस करने की तैयारी करो। मैंने टिश्यू फेंका और मेरी आंखों में एक ऐसी चमक थी जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देख रहा हो। जब जाओ कुओ को इतना ही घमंड है अपने कनेक्शंस का, तो मैं भी उसे दिखाता हूं कि असली कनेक्शंस क्या होते हैं। मैं 1 हफ्ते के अंदर झाओ फैमिली को जियांग चैंग से मिटा दूंगा। किंग्स लैंडिंग इंटरनेशनल से बाहर निकलकर मैं दरवाजे पर खड़ी अपनी मे बैक कार में बैठ गया। हालांकि अभी अभी मैंने लिनवान का घमंड पूरी तरह से तोड़ दिया था, लेकिन मुझे कुछ खास खुशी नहीं हो रही थी। ऐसे दुश्मन बहुत कमजोर होते हैं, इतने कमजोर कि मुझे बोरियत होने लगी थी। मेरा असली टारगेट तो वो झाओ फैमिली थी जो पीछे छुपकर ये सारे खेल खेल रही थी। यंग मास्टर, आगे वाली सीट पर बैठे फूबो ने पीछे मुड़कर कहा, अभी अभी खबर आई है कि झाओ कुओ अपने सारे कनेक्शंस का इस्तेमाल करके आपके अकाउंट्स सीज करवाने की कोशिश कर रहा है। उसने शहर के कुछ लोगों से बात की है और बीजिंग के कुछ बड़े अमीरजादों से भी कांटेक्ट किया है। मैंने अपनी बौहें उठाई। हाँ, वो तो बड़ा ही जिद्दी निकला। मेरे अकाउंट सीज करवाना चाहता है। क्या उसे पता नहीं है कि स्विस बैंक का सिक्योरिटी सिस्टम पेंटागन के लेवल का है? हाँ, लेकिन ऐसा लगता है कि झाओ फैमिली को हाल ही में कोई बहुत बड़ा सपोर्ट मिल गया है। हमारी डार्क नाइट इंटेलिजेंस टीम ने बताया है कि झाओ गैंग यानी झाओ कुओ के पिता आजकल बीजिंग की शाओ फैमिली के लोगों से बहुत मिल रहे हैं। शाओ फैमिली बीजिंग की 4 सबसे बड़ी फैमिलीज में से एक है। उनकी पावर बहुत ज्यादा है। अगर झाओ फैमिली सच में उनके अंडर काम करने लगी तो उन्हें खत्म करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। शाओ फैमिली? मेरी आंखों में एक खौफनाक चमक आ गई। गू फाइनेंशियल ग्रुप के ग्लोबल बिजनेस के सामने वो बीजिंग की शाओ फैमिली एक छोटी सी चींटी के बराबर भी नहीं है। लेकिन हाँ, इंडिया में उनका थोड़ा बहुत नाम जरूर है। ऐसा लगता है कि झाओ फैमिली इस नए अमीरजादे का इस्तेमाल करके मुझे दबाना चाहती है। इंटरेस्टिंग। मेरे चेहरे पर एक स्माइल आ गई। जब वो ये गेम बड़ा करना ही चाहते हैं तो मैं भी उनके साथ खेलूंगा। फूबो, मेरे लिए एक मीटिंग फिक्स करो। किससे? झाओ फैमिली का सबसे बड़ा इन्वेस्टर और झाओ गैंग का सबसे बड़ा दुश्मन स्काई ओशन ग्रुप का मालिक वांग टियनहाई से। उसी रात जियांग चैंग का सबसे सीक्रेट प्राइवेट क्लब टिंगयू पवेलियन में वांग टियनहाई एक प्राइवेट रूम में बैठा हुआ था और बहुत ही बेचैन लग रहा था। आज उसे एक अननोन नंबर से कॉल आया था जिसने कहा था कि वो उसे एक बहुत बड़ा बिजनेस ऑफर करना चाहता है और मीटिंग यहां फिक्स की गई थी। टिंगयू पवेलियन एक मेंबरशिप ओनली क्लब था जहां सिर्फ मेंबरशिप की फीस ही 5 मिलियन थी। जो भी इंसान यहां मीटिंग फिक्स कर सकता है वो पक्का कोई बहुत ही बड़ा और अमीर आदमी होगा। दरवाजा खुला और मैं अकेला ही अंदर गया। मैंने बहुत ही कैजुअल कपड़े पहने हुए थे और किसी नॉर्मल लड़के जैसा लग रहा था, लेकिन मेरे चलने के एटीट्यूड में एक ऐसा कॉन्फिडेंस था कि 30 साल से बिजनेस कर रहे वांग टियनहाई को भी एक पल के लिए डर लगा। तुम हो? वांग टियनहाई ने कंफ्यूज होकर पूछा।
तुम्हें बिजनेस ऑफर करने वाला इंसान। मैं बहुत ही रिलैक्स होकर बैठ गया और अपने लिए चाय डालने लगा। तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो लड़के, वांग टियन हाई ने गुस्से से कहा। तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? वांग टियन हाई, स्काई ओशन ग्रुप के चेयरमैन। तुम्हारा बिजनेस कंस्ट्रक्शन मटेरियल और लॉजिस्टिक्स का है। हाल ही में जाओ फैमिली ने जानबूझकर प्राइसेस कम करके तुम्हारी मार्केट वैल्यू गिरा दी है और तुम्हारी कंपनी बहुत बड़े लॉस में जा रही है। अगर तुमने अगले महीने तक बैंक का लोन नहीं चुकाया तो तुम्हारी कंपनी दिवालिया हो जाएगी और तुम्हें बिल्डिंग से कूदकर जान देनी पड़ेगी। मैंने बहुत ही नॉर्मल तरीके से कहा, लेकिन मेरी हर एक बात उसके दिल पर तीर की तरह लग रही थी। वांग टियन हाई का चेहरा पीला पड़ गया। तुम्हें ये सब कैसे पता? क्या तुम्हें जाओ गैंग ने मेरी बेइज्जती करने के लिए भेजा है? दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। मैंने अपनी पॉकेट से एक चेक निकाला और उसे वांग टियन हाई के सामने सरका दिया। ये 1 बिलियन का बिना इंटरेस्ट वाला लोन है। वांग टियन हाई ने उस चेक पर लिखे हुए जीरो देखे और उसके हाथ कांपने लगे, जिससे उसके कप की चाय छलक कर गिर गई। 1 बिलियन! इतने पैसों से वो न सिर्फ अपनी कंपनी बचा सकता था, बल्कि जाओ फैमिली को पूरी तरह से खत्म कर सकता था। तुम्हें इसके बदले में क्या चाहिए? वांग टियन हाई ने डरते हुए पूछा। इस दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं मिलती। मुझे बस इतना चाहिए कि 3 दिन बाद होने वाले कंस्ट्रक्शन मटेरियल टेंडर में तुम एक काम करो। मैंने सीधा वांग टियन हाई की आंखों में देखते हुए कहा, जाओ फैमिली पर पूरी ताकत से अटैक करो। अपने प्राइसेस इतने कम कर दो कि उन्हें एक भी ऑर्डर ना मिले। तुम्हें जितना भी नुकसान होगा वो मैं भरूंगा। मैं चाहता हूं कि जाओ फैमिली को एक भी कॉन्ट्रैक्ट ना मिले और उनका करोड़ों का रॉ मटेरियल उनके गोदामों में सड़ जाए। ये वांग टियन हाई ने एक लंबी सांस ली। ये तो जाओ फैमिली को जान से मारने वाला प्लान था, और वो भी एक ऐसा प्लान जिसमें दोनों तरफ से बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था। क्या हुआ, डर गए? मैं क्यों डरूंगा? वांग टियन हाई ने जोर से टेबल पर हाथ मारा। उसकी आंखें लाल हो गई थीं। वो कमीना जाओ गैंग बहुत पहले से मुझे बर्बाद करना चाहता है। जब मुझे आप जैसे बड़े इंसान का सपोर्ट मिल ही गया है तो मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा, लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बहुत अच्छे, मैं खड़ा हुआ। याद रखना, ये तो बस पहला कदम है, असली मजा तो अभी बाकी है। मेरे जाने के बाद वांग टियन हाई उस चेक को बहुत देर तक घूरता रहा। उसे नहीं पता था कि मैं कौन हूं, लेकिन वो इतना समझ गया था कि जियांग चैंग में अब एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। उसी वक्त जाओ फैमिली के बंगले में जाओ कुओ जमीन पर घुटनों के बल बैठा था और उसके पिता जाओ गैंग गुस्से से पागल होकर उसे गालियां दे रहे थे। तू एक नंबर का बेवकूफ है, लूजर कहीं का। वो गू यान आखिर है कौन? वो ली बान चैंग भी उसके सामने घुटनों पर गिर गया। तूने किस इंसान से पंगा ले लिया है? पापा, मुझे सच में नहीं पता था, जाओ कुओ रोते हुए बोला। वो पहले सच में सिर्फ एक डिलीवरी बॉय था। मुझे क्या पता था कि उसकी लॉटरी लग जाएगी। जाओ गैंग गुस्से से अपनी आंखें घुमा रहा था। लॉटरी के पैसों से कोई इंपीरियल होटल खरीद सकता है क्या? उसे ब्लैक कार्ड मिल सकता है? तेरे दिमाग में भूसा भरा है क्या? तो अब हम क्या करें? अब क्या कर सकते हैं? जाओ गैंग ने दांत पीसते हुए कहा। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। अब हमने उससे पंगा ले ही लिया है तो माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। अब हमें ही उस पर अटैक करना होगा। मैंने बीजिंग की शाओ फैमिली के 3rd यंग मास्टर से बात कर ली है। वो कल ही जियांग चैंग आ रहे हैं। अगर शाओ मास्टर ने हमें सपोर्ट कर दिया तो वो गू यान चाहे जितना भी बड़ा तोप क्यों ना हो, उसे हमारे सामने झुकना ही पड़ेगा। सच में? क्या शाओ फैमिली हमारी मदद करे भी? जाओ कुओ की आंखें चमक उठी। वो इसलिए मदद करेंगे क्योंकि मैंने अपनी कंपनी का 30% शेयर उन्हें गिफ्ट के तौर पर देने का वादा किया है। ये कहते हुए जाओ को बहुत दर्द हो रहा था। ये सब तेरी बेवकूफ़ी की वजह से हुआ है, लेकिन अगर हम इस मुसीबत से बच गए और शाओ मास्टर ने उस लड़के को सबक सिखा दिया तो उसका होटल और उसके पैसे सब आखिर में हमारे ही हो जाएंगे। ये सोचकर उन दोनों बाप बेटों ने एक दूसरे को देखा और उनके चेहरों पर एक लालची और खौफनाक मुस्कान आ गई। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनके ऊपर पहले से ही एक बहुत बड़ा जाल बिछाया जा चुका था, और जो इंसान उस जाल को समेटने वाला था वो इस वक्त शहर की सबसे ऊंची जगह पर खड़ा होकर उन्हें ऐसे देख रहा था जैसे कोई कसाई बकरियों को देखता है। जियांग शेंग की सुबह मैं युंडिंग टियांगोंग के टॉप फ्लोर की बालकनी में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा था। मेरे सामने एक बहुत ही टेस्टी एग बेनेडिक्ट और एक ताज़ा बनी हुई ब्लू माउंटेन कॉफी रखी हुई थी। मेरे पैरों के नीचे ये पूरा शहर धीरे धीरे जाग रहा था। यंग मास्टर, मछली जाल में फंस गई है। फूबो मेरे पास ही खड़े थे। उनके हाथ में एक एन्क्रिप्टेड सैटेलाइट फोन था और उनकी आवाज में एक छिपी हुई मुस्कान थी। इकोनॉमिक क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन टीम के लोग नीचे पहुंच चुके हैं। उन्हें डिप्यूटी कैप्टन ल्यू मैंग लीड कर रहे हैं। मैंने अंडे को काटा और उसमें से पीला हिस्सा बाहर आने लगा। मेरा चेहरा एकदम शांत था, जैसे मैं कोई मौसम की जानकारी सुन रहा हूं। वजह क्या बताई है? आपके पास बहुत सारे पैसे होना जिनका कोई सोर्स नहीं है और इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग का शक। फूबो ने एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। जाओ फैमिली ने इस बार बहुत पैसे खर्च किए हैं। उन्होंने ना सिर्फ ल्यू मैंग का इस्तेमाल किया है, बल्कि फॉरेन बैंक में आपका एक नकली अकाउंट भी बनाया है। हालांकि उनके फेक डॉक्यूमेंट्स बहुत ही बकवास है, लेकिन लीगल प्रोसेस के हिसाब से वो आपको 48 आवर्स के लिए हिरासत में ले सकते हैं। 48 आवर्स। मैंने अंडे का एक पीस खाया और उसे आराम से चबाते हुए कहा, इतने टाइम में जाओ फैमिली मीडिया में मेरे खिलाफ खबरें फैला देगी।
मेरा नाम खराब कर देगी, बैंक से मेरे अकाउंट सीज करवा देगी और मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। वाह, प्लान तो बहुत अच्छा बनाया है। यंग मास्टर, क्या मुझे उस कार्ड का इस्तेमाल करना चाहिए? सिर्फ एक फोन कॉल और इस लियू मैंग की नौकरी चली जाएगी। फूबो की आंखों में खतरनाक गुस्सा था। नहीं, अभी नहीं। मैंने अपना मुंह साफ किया और खड़ा हुआ। जब उन्होंने मुझे बर्बाद करने का ये ड्रामा शुरू ही किया है तो मैं भी उनके साथ ये ड्रामा खेलूंगा। मैं उन्हें ये यकीन दिलाऊंगा कि वो जीत गए हैं, वरना वो बीजिंग का शाओ मास्टर इस खेल में एंट्री कैसे लेगा। मैं बात ही कर रहा था कि तभी उस स्वीट के बड़े से लकड़ी के दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। बैम! दरवाजा खोलो। पुलिस! पंगजी लिविंग रूम में बैठकर अपनी नई खरीदी हुई एंटीक गिटार साफ कर रहा था। ये आवाज सुनकर उसके हाथ कांप गए। उसने दरवाजे के होल से बाहर देखा और उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वो भागते हुए बालकनी में आया। यान भाई, गजब हो गया, बाहर बहुत सारी पुलिस खड़ी है, वो तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। दावे? रिलैक्स। मैंने पंगजी के कंधे थपथपाए। याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मैं ना कहूं तुम्हें कुछ नहीं करना है। क्रैश! दरवाजा जोर से टूटकर खुला और पुलिस यूनिफॉर्म पहने 5-6 लोग अंदर घुस आए। उनके आगे एक भयानक और खूंखार चेहरे वाला आदमी खड़ा था। वो लियू मैंग था। गुयान कौन है? लियू मैंग जोर से चिल्लाया और उसका हाथ उसकी कमर पर लगी पिस्तौल पर था। मैं बालकनी से धीरे धीरे लिविंग रूम में आया। मेरे हाथ मेरी जेबों में थे। मैंने उन बिन बुलाए मेहमानों पर नजर डाली और फिर मेरी नजर लियू मैंग पर जाकर टिक गई। मैं हूं, क्या काम है? किसी ने तुम्हारे खिलाफ एक बहुत बड़े इकोनॉमी से जुड़े क्राइम की रिपोर्ट की है, हमारे साथ चलो। लियू मैंग ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी हथकड़ी निकाली और मुझे पहनाने लगा। रुको! पांजे घबरा गया और दौड़कर मेरे सामने खड़ा हो गया। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? तुम किस हक से इन्हें गिरफ्तार कर रहे हो? तुम्हें पता भी है कि ये कौन है? दफा हो जाओ यहाँ से। सरकारी काम में रुकावट डालोगे तो तुम्हें भी साथ ले जाऊंगा। लियू मैंग ने पूरी ताकत से पांजे को धक्का दिया। पांजे लड़खड़ाकर सोफे के कोने से टकराया और दर्द से कराहने लगा। मेरी आंखों में एक भयानक ठंडक आ गई। मेरे अंदर से एक असली बॉस वाला खौफनाक प्रेशर निकला, जिससे लियू मैंग जैसा पुराना पुलिस वाला भी अंदर तक कांप गया। मैं हथकड़ी खुद पहन लूंगा। मैंने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और बहुत ही ठंडी आवाज में कहा, लेकिन एक बात याद रखना, ये हथकड़ी पहनाना तो बहुत आसान है, लेकिन इसे उतारना इतना आसान नहीं होगा। लियू मैंग एक पल के लिए चौंका, लेकिन फिर गुस्से और बेइज्जती से झल्ला कर बोला, बकवास बंद करो, इसे ले चलो। मेरे गिरफ्तार होने की खबर किसी आग की तरह सिर्फ 1 घंटे के अंदर जैंग चैंग के सारे अमीर लोगों में फैल गई। जाओ फैमिली के मैंशन में जश्न का माहौल था। डैड, आपकी ये चाल तो कमाल कर गई। जाओ कुओ ने अपने फोन में पुलिस की गाड़ी में बैठते हुए मेरी वो चोरी छुपे ली गई फोटो देखी तो हंसते हंसते उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने तो कहा ही था कि उस लड़के का पैसा पक्का 2 नंबर का है। मनी लॉन्ड्रिंग, अब तो वो पक्का गया। एक बार वो जेल के अंदर चला गया तो वो जिंदा तो बचेगा, लेकिन उसकी हालत कुत्तों जैसी हो जाएगी। जाओ गैंग अपनी बड़ी सी कुर्सी पर बैठा हुआ था और अपने हाथों में 2 अखरोट घुमा रहा था। उसके चेहरे पर एक बहुत ही चालाक और घमंडी स्माइल थी। मुझसे पंगा लेना उसके बस की बात नहीं थी। तो फिर उसकी उस सारी दौलत का क्या होगा? लिनवान बगल में बैठी हुई थी और उसकी आंखों में लालच चमक रहा था। कल जब उसे नौकरी से निकाला गया था तो वो एक आवारा कुत्ते की तरह वापस जाओ कुओ के पास पनाह मांगने आ गई थी, और अब मुझे बर्बाद होते हुए देखकर वो सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी। टेंशन मत लो, एक बार उस पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम साबित हो गया तो उसका होटल, कारें और अकाउंट के सारे पैसे सीज हो जाएंगे। जाओ गैंग ने एक बहुत ही डरावनी हंसी हंसते हुए कहा, और तब हम शाओ मास्टर के कनेक्शंस का इस्तेमाल करके उन सबको ऑक्शन में कौड़ियों के दाम खरीद लेंगे। वो करोड़ों की दौलत सिर्फ हमारी जाओ फैमिली की होगी। बहुत बढ़िया। लिनवान खुशी से कांप रही थी। गुयान, ओ गुयान, मुझे बेइज्जत करने का यही अंजाम होता है। जब तुम एक भिखारी बनकर बाहर आओगे तब मैं भी देखूंगी कि तुम्हारा वो एटीट्यूड कहाँ जाता है। ठीक उसी वक्त उनका मैनेजर भागते हुए अंदर आया। सर, यंग मास्टर जाओ, शाओ मास्टर आ गए हैं। उनकी गाड़ियों का काफिला दरवाजे पर पहुंच चुका है। ये सुनते ही जाओ गैंग झटके से अपनी जगह से उठा, अपने कपड़े ठीक किए और उसके चेहरे पर चापलूसी भरी मुस्कान आ गई। जल्दी चलो, मेरे साथ चलो और उनका स्वागत करो। वो बीजिंग से आए हुए एक असली ड्रैगन है। वो हमारी जाओ फैमिली के पलटने का आखिरी हुक्म का इक्का है। जियांगशेंग शहर के पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो का इंटरोगेशन रूम। यहाँ कोई खिड़की नहीं थी। सिर के ठीक ऊपर बस एक बहुत ही तेज रोशनी वाला बल्ब लटक रहा था, जिसकी रोशनी सीधा मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। मैं एक लोहे की कुर्सी पर बैठा था और मेरे दोनों हाथ टेबल पर हथकड़ी से बंधे थे, लेकिन किसी आम मुजरिम की तरह घबराने के बजाय मैं आंखें बंद किए शांति से बैठा था, जैसे आराम कर रहा हूं। बैंग! लियू मैंग ने फाइल्स का एक मोटा बंडल टेबल पर दे मारा और जोर से चिल्लाया, गोयान, ये मरने का नाटक बंद कर और सच सच बता, तेरे अकाउंट में वो $100 बिलियन कहां से आए? तुझे ये मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए किसने कहा? तेरा बॉस कौन है? मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, उस तेज रोशनी की आदत डाली और बहुत ही नॉर्मल आवाज में कहा, अगर मैं कहूं कि वो मेरी पॉकेट मनी है तो क्या तुम मानोगे? बकवास! लियू मैंग ने मुझे गाली देते हुए कहा, पॉकेट मनी?
तू खुद को क्या समझता है, मिडिल ईस्ट का कोई तेल का राजा? मैं तुझे बता दूं, अगर तू चुप रहेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि तू बच जाएगा। हमारे पास तेरे खिलाफ पक्के सबूत हैं। अब तेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि तू अपना जुर्म कबूल कर ले। सबूत? मैं हंस पड़ा। मैं उसे ऐसे देख रहा था जैसे वो कोई बेवकूफ हो। तुम्हारे वो सो कॉल्ड सबूत बस बैंक के वो नकली स्टेटमेंट हैं जो जाओ गैंग ने तुम्हें दिए हैं। कैप्टन ल्यू, इंसान को थोड़ा दिमाग भी इस्तेमाल करना चाहिए। क्या तुमने ये चेक नहीं किया कि मेरा वो ब्लैक कार्ड किस बैंक ने इशू किया था? ल्यू मेंग का दिल धक से रह गया। सच बताऊं तो उसे भी ये बात अजीब लग रही थी। अगर कोई सच में मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा हो तो वो इतना शो ऑफ क्यों करेगा? हाँ बिल्कुल, इंटेरोगेशन रूम का वो भारी लोहे का दरवाजा बाहर से किसी ने धीरे से खोला। तुम्हें अंदर आने के लिए किसने कहा? देख नहीं रहे हो मैं पूछताछ कर रहा हूं। ल्यू मेंग गुस्से से पीछे मुड़ा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे पर खड़े इंसान को देखा, उसके हाथ से लोहे का हथौड़ा सीधा उसके पैरों पर जा गिरा। वो दर्द से चीख पड़ा। दरवाजे पर एक ट्रेडिशनल सूट पहने एक बूढ़े इंसान खड़े थे। हालांकि उनके बाल सफेद थे, लेकिन उनकी पीठ बिल्कुल सीधी थी और उनके पूरे शरीर से एक ऐसा रौब निकल रहा था जो सिर्फ किसी बहुत बड़े लीडर में होता है। और उन बूढ़े इंसान के पीछे जियांगचैंग सिटी ब्यूरो के चीफ और कमिश्नर पसीने से लथपथ होकर इज्जत से सिर झुकाए खड़े थे। उस बूढ़े इंसान ने ल्यू मेंग की तरफ देखा तक नहीं, बल्कि उनकी नजरें उसे पार करते हुए लोहे की कुर्सी पर हथकड़ी में बंधे मुझ पर आकर पिट गईं। अगले ही सेकंड वो बूढ़ा इंसान तेजी से आगे बढ़ा और बाकी सबको इग्नोर करते हुए सीधा मेरे सामने अपने एक घुटने पर बैठ गया। आपका ये पुराना सेवक शाओ तिएन है आपको बचाने में लेट हो गया। प्लीज मुझे सजा दीजिए यंग मास्टर। ये शब्द किसी बिजली की तरह गूंजे। ब्यूरो के चीफ के पैर कांपने लगे और वो जमीन पर गिरते गिरते बचा। ल्यू मेंग तो डर के मारे अपनी जान ही गंवा बैठा था। वो अपने पैरों का वो भयानक दर्द तक भूल गया। शाओ तिएन हे बीजिंग की 4 सबसे बड़ी फैमिलीज में से एक, शाओ फैमिली का मौजूदा लीडर, बिजनेस की दुनिया का वो गॉडफादर जो हमेशा न्यूज चैनल्स पर नजर आता था। वो इस मनी लॉन्ड्रिंग के मुजरिम के सामने घुटनों पर बैठ गया और वो भी मुझे यंग मास्टर कह रहा था। मैंने जमीन पर घुटनों के बल बैठे शाओ तिएन हे को देखा और आखिरकार मेरे चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। मिस्टर शाओ, तुम्हारा वो बिगड़ैल पोता आजकल जियांगचैंग में कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है। शाओ तिएन हे का पूरा शरीर कांप उठा और उनके माथे से ठंडा पसीना बहने लगा। यंग मास्टर, प्लीज अपना गुस्सा शांत कीजिए। ये मेरी ही गलती है कि मैंने उसे सही से नहीं सिखाया। अगर उस बेवकूफ ने आपको परेशान करने की जुर्रत की है तो मैं अपने ही हाथों से उसकी जान ले लूंगा। टाइम को 1 घंटे पीछे ले चलते हैं। झाओ फैमिली के मैंशन के बाहर लाल कारपेट बिछा हुआ था और बॉडीगार्ड्स की 2 लाइनें एकदम सीधे खड़ी थीं। एक रोल्स रॉयस फैंटम जिस पर बीजिंग का वीआईपी नंबर प्लेट लगा था, वो धीरे से आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला और सफेद कैजुअल सूट और सोने के फ्रेम वाला एक जवान लड़का बाहर निकला। वो दिखने में तो बहुत ही पढ़ा लिखा लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में दुनिया को पैरों तले कुचलने वाला एक भयानक घमंड था। ये कोई और नहीं, शाओ फैमिली का 3rd यंग मास्टर शाओ चेन था। वेलकम शाओ मास्टर, आपका यहाँ आना हमारी झाओ फैमिली के लिए किसी बहुत बड़े सम्मान से कम नहीं है। झाओ गैंग झाओ कुओ और लिन वान को साथ लेकर किसी गुलाम की तरह झुककर उसका स्वागत करने लगा और उसका चेहरा किसी खिले हुए फूल की तरह चमक रहा था। शाओ चैन ने रुमाल से अपनी नाक ढक ली, जैसे उसे वहां की हवा से बदबू आ रही हो। उसने बहुत ही घमंड से झाओ गैंग की तरफ देखा। मिस्टर झाओ, ये फॉर्मेलिटीज रहने दो। मैं यहाँ सिर्फ ये देखने आया हूँ कि साउथ में हमारी फैमिली के इन्वेस्टमेंट्स कैसे चल रहे हैं। मैंने सुना है कि यहाँ कोई बेवकूफ लड़का पैदा हो गया है जिसने हमारी शाओ फैमिली के कुत्तों को छेड़ने की हिम्मत की है। हालांकि शाओ चन में उन्हें कुत्ता कहा था, लेकिन जाओ घांग को ये सुनकर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। जी हाँ, वो गुयान ही है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैंने उसे जेल के अंदर भिजवा दिया है। बस आप एक बार कह दीजिए, मैं उसे पूरी जिंदगी जेल में सड़ा दूंगा। तुमने काम तो अच्छा किया है। शाओ चन ने अपनी गर्दन हिलाई। चलो, मुझे पुलिस स्टेशन ले चलो, मैं भी तो देखूं कि वो कौन है जिसने मेरी पावर को चैलेंज करने की हिम्मत की है। और वैसे भी मुझे थोड़े एंटरटेनमेंट की जरूरत थी। ये सुनते ही जाओक वो खुशी से उछल पड़ा। शाओ मास्टर, वो गुयान अब तक तो मार खाकर आधा मर चुका होगा। आप उसे एक जिंदा टारगेट की तरह अपनी प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वो सब लोग पूरी शान से सिटी पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो की तरफ निकल पड़े। रास्ते भर जाओकू और लिनवान शाओ चन को मेरे खिलाफ भड़काते रहे। उन्होंने मुझे एक ऐसा कमीना इंसान बना दिया जो न सिर्फ पैसे और लड़कियां लूटता था, बल्कि बहुत ही बदतमीज और घमंडी भी था। शाओ चन उनकी बातें सुनकर लगातार हंस रहा था और उसने अपने दिमाग में मुझे मौत की सजा भी सुना दी थी। सिटी ब्यूरो का ग्राउंड। जब शाओ चन जाओ फैमिली के बाप बेटे के साथ हॉल में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां का माहौल कुछ अजीब था। जो ऑफिस हमेशा शोरगुल से भरा रहता था, वो आज एकदम शांत था। सारे पुलिस वाले कॉरिडोर के दोनों तरफ बिल्कुल सीरियस होकर खड़े थे, जैसे किसी बहुत बड़े इंसान का इंतजार कर रहे हों। अरे वाह ल्यूनैग,
तुमने तो स्वागत की बहुत अच्छी तैयारी की है। जाओ घांग को लगा कि ये सब शाओ चन के स्वागत के लिए किया गया था, तो वो और भी ज्यादा चौड़ा हो गया। देखिए शाओ मास्टर, यही है हमारे जियांग छेंग की काम करने की स्पीड। शाओ चन ने कोई रिएक्ट नहीं किया और अपने हाथ पीछे बांधे हुए अंदर चलता गया। वो उस कॉरिडोर के आखिर में पहुंचे जहां इंटेरोगेशन रूम था। जाओ घांग ने देखा कि दरवाजा बंद था और बाहर कोई गार्ड भी नहीं था। शाओ मास्टर, वो इसी के अंदर है। जाओ घांग एक कदम आगे बढ़ा और उसने जोर से दरवाजा खोलकर चिल्लाते हुए कहा, कैप्टन लियू, शाओ मास्टर तुम्हारा काम देखने आए हैं। क्या उस लूजर ने सच उगल दिया? लेकिन उसकी आवाज अचानक रुक गई, क्योंकि उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसका पूरा दिमाग सुन्न पड़ गया। इंटेरोगेशन रूम के अंदर जो लियू मेंग अभी कुछ देर पहले इतना घमंड दिखा रहा था, वो अब कोने में घुटनों के बल बैठकर बुरी तरह कांप रहा था। और मुझे, जो कुर्सी पर हथकड़ी से बंधा हुआ था, अब मेरी हथकड़ियां खोली जा चुकी थीं। एक ट्रेडिशनल सूट पहने हुए बूढ़े इंसान नीचे झुककर बहुत ही सावधानी से एक गीले तौलिए से मेरी कलाई पर हथकड़ी के लाल निशानों को साफ कर रहे थे। उस बूढ़े इंसान की पीठ शाओ चन ने तुरंत पहचान ली। वो उसके दादाजी थे, शाओ फैमिली के लीडर शाओ टियन हे। शाओ चन दरवाजे पर ही खड़ा रह गया। उसने अपना चश्मा उतारा और अपनी आंखों को जोर से मला। उसे लगा कि शायद वो कोई सपना देख रहा है। दादाजी की वो आवाज सुनकर शाओ तियन हे मुड़े। अब उनके चेहरे पर वो इज्जत और डर नहीं था जो मेरे लिए था, बल्कि उनका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उनकी आंखें इतनी खतरनाक लग रही थीं जैसे वो किसी को जिंदा खा जाएंगे। कमीने, तेरी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? शाओ तियन हे पागलों की तरह चिल्लाए। उन्होंने टेबल से वो लोहे का हथौड़ा उठाया और अपने बूढ़े शरीर की परवाह किए बिना किसी भूखे शेर की तरह शाओ चैन की तरफ दौड़े। दादाजी, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं चैन हूं। शाओ चैन डर के बारे सुन पर गया था। उसे हिलने तक की हिम्मत नहीं हुई। बैंग! शाओ तियन हे ने शाओ चैन के पेट पर जोरदार लात मारी और उसे जमीन पर गिरा दिया। और फिर उनके हाथ का वो लोहे का हथौड़ा पूरी ताकत से शाओ चैन के बगल वाले फर्श पर जा लगा, जिससे चिंगारियां निकल उठी। बेवकूफ कहीं के, क्या तू अंधा हो गया है? तुझे पता भी है कि तूने किससे पंगा लिया है? शाओ तियन हे ने कुर्सी पर बैठकर चाय पीते हुए मेरी तरफ इशारा किया। उनकी उंगलियां कांप रही थीं। वो यंग मास्टर गू है। वो हमारी शाओ फैमिली के मसीहा है। वो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करने वाले असली बॉस हैं। तू एक घटिया इंसान है जो गैरों के साथ मिलकर यंग मास्टर गू के खिलाफ जा रहा है। क्या तू चाहता है कि हमारी पूरी शाओ फैमिली हमेशा के लिए मिट जाए? बूम! जाओ गैंग, जाओ को और लिन वान को ऐसा लगा जैसे उन पर एक साथ सैकड़ों बिजलियां गिर गई हों। शाओ फैमिली के मसीहा, दुनिया की इकोनॉमी के असली बॉस, ये सारे शब्द उनके दिमाग में किसी न्यूक्लियर बम की तरह फट रहे थे। उन्हें हमेशा से यही लगता था कि मैं बस रातों रात अमीर बना कोई इंसान हूं या किसी बड़े बॉस का चेला हूं। लेकिन अब बीजिंग की 4 सबसे बड़ी फैमिलीज में से एक के लीडर भी मेरे सामने घुटनों पर बैठे थे और मुझे अपना मास्टर कह रहे थे। उन्होंने सिर्फ किसी पहाड़ से टक्कर नहीं ली थी, बल्कि उन्होंने सीधे सीधे एक एटम बम से पंगा ले लिया था। यंग मास्टर गू, शाओ चैन अपना पेट पकड़े कागज की तरह सफेद चेहरे के साथ मुझे घूर रहा था। उसे आखिरकार याद आ गया। उनकी फैमिली के सबसे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स में यह लिखा था कि शाओ फैमिली आज जो कुछ भी है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि 100 साल पहले वो एक बहुत ही सीक्रेट और पावरफुल गू फैमिली के अंडर काम करते थे। और उस गू फैमिली का सिंबल था 5 पंजों वाला एक गोल्डन ड्रैगन। सब खत्म, सब बर्बाद हो गया। शाओ चैन बहुत चालाक था। वो तुरंत रेंगते हुए मेरे सामने आया और घुटनों पर गिर पड़ा और फिर वो खुद के गालों पर जोर जोर से थप्पड़ मारने लगा। क्लैप! यंग मास्टर गू, मैं अंधा था। मेरे दिमाग में कीड़े पड़ गए थे। मैं एक जानवर हूं। प्लीज मेरी जान बख्श दीजिए। प्लीज मेरे दादाजी की वफादारी के खातिर हमारी शाओ फैमिली को माफ कर दीजिए। मैंने चाय का कप नीचे रखा और धीरे धीरे खड़ा हो गया। मैंने उस शाओ चेन को पूरी तरह इग्नोर कर दिया जो जमीन पर अपना सिर पटक पटक कर गिड़गिड़ा रहा था। मैं सीधा जाओ फैमिली के उन बाप बेटे के पास गया जो डर के मारे जमीन पर लुढ़क रहे थे। जाओ गैंग तो डर के मारे अपनी पैंट गीली कर चुका था, सच में गीली कर चुका था। उसका पूरा शरीर पत्तों की तरह कांप रहा था। जाओ कुओ की आंखें तो पलटी हुई थीं और वो बेहोश होने ही वाला था। लिन वान कोने में सिकुड़ी हुई थी। उसने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा रखा था और मुझ पर नजर डालने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। जाओ गैंग, अभी तुमने कहा था ना कि तुम मुझे पूरी जिंदगी जेल में सड़ा दोगे। मेरी आवाज बहुत हल्की थी, लेकिन उस शांत इंटेरोगेशन रूम में वो किसी गरजती हुई बिजली जैसी लग रही थी। नहीं, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ। यंग मास्टर गू, दादाजी, मेरा तो दिमाग खराब हो गया था। मैं जाओ गैंग पागलों की तरह अपना सिर जमीन पर पटकने लगा। उसका सिर उस कंक्रीट के फर्श से टकरा रहा था और वहां से खून की धार बहने लगी। और तुम लिन वान, मेरी नजरें उस औरत पर जाकर टिक गईं। तुमने कहा था ना कि ये मुझे बेइज्जत करने का अंजाम है। लिन वान का पूरा शरीर कांप उठा। उसने अपना सिर ऊपर उठाया। उसका वो खूबसूरत चेहरा अब आंसुओं और गंदगी से भरा हुआ था। गुयान, प्लीज मेरी बात सुन लो। हमारे पुराने शट अप! मैंने उसकी बात काट दी। मैंने तुमसे कहा था कि तुम हमारे बीते हुए कल का नाम लेने की भी लायक नहीं हो। मैं पीछे मुड़ा और शाओ तियन हे से बहुत ही रिलैक्स होकर कहा, मिस्टर शाओ,
यहाँ बहुत शोर हो रहा है, इसे साफ करवा दो। जी। श्याओ तियन है कि आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। उन्होंने दरवाजे के बाहर खड़े बॉडीगार्ड्स को इशारा किया। जाओ फैमिली के इन तीनों गंदगियों को यहाँ से बाहर निकालो। यंग मास्टर गू की आंखों को खराब मत करो। और हाँ, सबको ऑर्डर दे दो कि यंग मास्टर गू के अगले प्लान में पूरी ताकत से उनकी मदद करे। जाओ फैमिली का अब इस दुनिया में कोई वजूद नहीं रहना चाहिए। नहीं यंग मास्टर गू, हमें छोड़ दीजिए। उन भयानक चीखों के बीच जाओ गैंग, जाओ कुओ और लिन वान को मरे हुए कुत्तों की तरह घसीटकर बाहर निकाल दिया गया। अब उनका इंतजार वो अंधकार कर रहा था जो नरक से भी ज्यादा खौफनाक था। मैं इंटेरोगेशन रूम से बाहर निकला। बाहर की धूप बहुत सुहानी थी। पांगजी दरवाजे पर बहुत ही बेचैनी से मेरा इंतजार कर रहा था। मुझे एकदम सही सलामत देखकर वो खुशी से मेरे पास दौड़ा और मुझे कसकर गले लगा लिया। यन भाई, मुझे पता था आपको कुछ नहीं होगा, मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैंने पांगजी की पीठ थपथपाई और हंसते हुए कहा, अब सब ठीक है, लेकिन गेम अभी खत्म नहीं हुआ है। मैंने आसमान की तरफ देखा और मेरी आंखें किसी बाज की तरह तेज हो गईं। अभी जो हुआ वो तो बस एक स्टार्टर था। अब मेन कोर्स का टाइम आ गया है। चलो स्टॉक एक्सचेंज चलते हैं। मैं चाहता हूं कि जाओ फैमिली का इस दुनिया से आखिरी नामो निशान भी मिट जाए। जाओ चैंग स्टॉक एक्सचेंज का वीआईपी रूम, ये पैसों की जंग का मैदान था। यहाँ अनगिनत लाल और हरे रंग के नंबर्स करोड़ों लोगों की किस्मत तय कर रहे थे। इस वक्त स्टॉक मार्केट बंद होने में सिर्फ 2 घंटे बचे थे। मैं कमांडर की कुर्सी पर बैठा था और मेरे सामने पूरी दीवार पर स्क्रीन लगी थी जो कि कैंडलस्टिक चार्ट से भरी हुई थी। मेरे पीछे वॉल स्ट्रीट से इमरजेंसी में बुलाए गए 30 टॉप क्लास स्टॉक ट्रेडर्स खड़े थे और साथ ही पसीने से लथपथ वैंग टियान हाई भी खड़ा था। यंग मास्टर, जाओ फैमिली की कंपनी जाओ कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के शेयर की कीमत अभी 28.5 रुपए है और उनकी मार्केट वैल्यू 50 बिलियन के आसपास है। क्योंकि ये अफवाह उड़ी थी कि शियाओ फैमिली उनके साथ जुड़ने वाली है, इसलिए आज सुबह उनके शेयर्स अपर सर्किट हिट कर गए थे। फूबो ने मुझे रिपोर्ट दी। अपर सर्किट? मैंने एक ठंडी स्माइल दी। ये तो बस उनके मरने से पहले की आखिरी फड़फड़ाहट है। मैंने टाइम देखा, दोपहर के 1:30 बज रहे थे। शुरू करो। मैंने टेबल पर हल्के से उंगली मारी। पहला अटैक, उनके शेयर्स बेचना शुरू करो और उस अपर सर्किट को तोड़ दो। 30 ट्रेडर्स ने एक साथ कीबोर्ड पर टाइप करना शुरू किया। उन कीबोर्ड्स की आवाजें जंग के मैदान में चलने वाली मशीन गन्स जैसी लग रही थी। बड़ी स्क्रीन पर जाओ कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के शेयर का ग्राफ अचानक नीचे की तरफ गिरने लगा। जो लाखों बाय ऑर्डर्स अपर सर्किट पर अटके हुए थे, वो मेरे करोड़ों सेल ऑर्डर्स के सामने पल भर में खत्म हो गए। 28.5, 28.0, 27.5। सिर्फ 5 मिनट के अंदर शेयर की कीमत 5% गिर गई और पूरे मार्केट में खलबली मच गई। उसी वक्त जाओ ग्रुप के हेडक्वार्टर्स में जाओ गैंग को पुलिस स्टेशन से छोड़ दिया गया था, लेकिन ये सिर्फ मेरी इस फाइनेंशियल जंग को पूरा करने के लिए एक टेम्पररी बेल थी। उसे सांस लेने का टाइम भी नहीं मिला था कि उसके फाइनेंस डायरेक्टर ने भागते हुए अंदर आकर उसका हाथ पकड़ लिया। बॉस, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। कोई जानबूझकर हमारे शेयर्स शॉर्ट सेल कर रहा है। हमारे शेयर्स धड़ाम से गिर रहे हैं। जाओ गैंग ने अपने सिल की चोट की परवाह नहीं की और सीधा कंप्यूटर के पास दौड़ा। उस ग्राफ को सीधे नीचे गिरते देखकर उसकी धड़कनें तेज हो गईं। जल्दी मार्केट बचाओ, हमारे पास जितना भी कैश है सब लगा दो और शेयर्स की कीमत वापस ऊपर उठाओ। अगर हम आज का दिन निकाल ले, हालांकि शियाओ फैमिली ने हमारा साथ छोड़ दिया है, लेकिन हम ऐसे हार नहीं मान सकते। जाओ गैंग को अभी भी थोड़ी सी उम्मीद थी। उसे लग रहा था कि अगर कंपनी बच गई तो वो वापस पलटवार कर सकता है। उसने पागलों की तरह अपनी कंपनी के अकाउंट के आखिरी 500 मिलियन भी मार्केट में झोंक दिए। जैसे ही पैसे लगे, शेयर्स का गिरना रुक गया और वो धीरे धीरे वापस 27 रुपए पर पहुंच गए। उफ, मेरी तो जान ही निकल गई थी। जाओ गैंग ने अपना पसीना पोंछते हुए कहा, लगता है सामने वाले के पास भी ज्यादा फंड्स नहीं है, वो बस मुझे डराना चाहता था। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में मैं स्क्रीन पर ऊपर उठते हुए उस ग्राफ को देखकर बहुत ही चालाकी से मुस्कुरा रहा था। शिकार जाल में फंस चुका है, सारा पैसा डुबो दो। मैंने बहुत ही शांति से कहा, वोंग तियान हाय, अब तुम्हारी बारी है। वोंग तियान हाय, जो कब से अपना गुस्सा दबाए बैठा था, वो जोर से चिल्लाया। मैं तो कब से इसी का इंतजार कर रहा था। मीडिया में खबर फैला दो। अगले ही सेकंड पूरी फाइनेंस की दुनिया में एक ब्रेकिंग न्यूज आग की तरह फैल गई। ब्रेकिंग न्यूज, स्काई ओशन ग्रुप ने अपने असली नाम से जाओ कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स पर इल्जाम लगाया है कि वो कंस्ट्रक्शन में बहुत ही घटिया सामान इस्तेमाल करते हैं। उन पर बिल्डिंग की सेफ्टी के साथ खिलवाड़ करने का बड़ा इल्जाम है और साथ ही क्वालिटी टेस्ट की पूरी रिपोर्ट और उनके सीक्रेट अकाउंट्स भी लीक कर दिए गए थे। ये न्यूज बाहर आते ही ऐसा लगा जैसे स्टॉक मार्केट में कोई न्यूक्लियर बम फट गया हो। जो लोग अभी तक सिर्फ तमाशा देख रहे थे, वो भी अब घबरा गए। कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी में गड़बड़, ये तो इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा पाप था। भागो, सब अपने शेयर्स बेचो। देखते ही देखते सेल ऑर्डर्स की बाढ़ आ गई। इसी वक्त मैंने अपना दूसरा ऑर्डर दिया, जाल समेट लो, हर जगह से शॉर्ट सेल करो, चाहे कितना भी नुकसान हो, इनके शेयर्स को मार्केट से बाहर फेंक दो। समझ गए? 30 ट्रेडर्स ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं था, बल्कि 100 बिलियन के फंड्स का एक भयानक अटैक था।
27.0, 25.0, 20.0, 15.0। जाओ कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के शेयर्स किसी कटी हुई पतंग की तरह सीधे जमीन पर आ गिरे। जाओ गैंग के वो 500 मिलियन एक बूंद की तरह उस बाढ़ में बह गए बिना कोई आवाज किए। ये कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? जाओ गैंग कंप्यूटर स्क्रीन को देख रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उसका पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया था। मेरा पैसा, मेरी कंपनी। लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ था। यंग मास्टर, बैंक वालों ने अपना काम कर दिया है। फूबो ने मुझे एक फाइल दी। जाओ फैमिली के सारे लोन्स की डेट खत्म कर दी गई है। बैंक ने उनके सारे फिक्स्ड एसेट्स को फ्रीज कर दिया है और साथ ही इनकम टैक्स वालों ने भी जाओ ग्रुप पर छापा मार दिया है। और तो और, जिन 30 सप्लायर्स ने जाओ फैमिली के साथ काम किया था, वो सब अपने पैसे मांगने उनके दरवाजे पर पहुंच गए हैं। मैं ये सारी खबरें बिना कोई एक्सप्रेशन दिए सुन रहा था। यही तो पैसों की जंग होती है। जब बर्फबारी शुरू होती है तो कोई भी चीज इससे बच नहीं सकती। दोपहर के 3 बजे मार्केट बंद हुआ। जाओ कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के शेयर्स 2.8 रुपीस पर आकर रुक गए, यानी 90% की गिरावट। जाओ फैमिली अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। जो जाओ ग्रुप कल तक आसमान में उड़ता था, सिर्फ 2 घंटों के अंदर उसकी मार्केट वैल्यू 95% कम हो गई थी। अब उनके पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी, बल्कि उनके सिर पर करोड़ों का भारी कर्जा आ गया था। शाम का वक्त, नदी के किनारे सूरज की वो खून जैसी लाल रोशनी पानी पर पड़ रही थी। जाओ गैंग, जाओ कुओ और लिनवान आवारा कुत्तों की तरह नदी के किनारे एक बेंच पर बैठे थे। उनका मैंशन सील हो चुका था, उनकी गाड़ियां जब्त हो चुकी थीं, यहां तक कि उनके शरीर के महंगे कपड़े भी कर्जदारों ने उतार लिए थे। अब वो सिर्फ फटे पुराने कपड़ों में ठंड से कांप रहे थे। लिनवान के बाल बिखरे हुए थे और वो बिना पल के झपकाए उस नदी को देख रही थी। कल ही तो वो किसी अरबपति की बीवी बनने का सपना देख रही थी। कल ही तो वो अपने डिलीवरी बॉय एक्स बॉयफ्रेंड का मजाक उड़ा रही थी। लेकिन अब वो सपना टूट चुका था और असलियत इतनी भयानक थी कि वो मर जाना चाहती थी। एक ब्लैक मेबाइक धीरे धीरे सड़क किनारे आकर रुकी। कार का शीशा नीचे हुआ और मेरा वो पत्थर जैसा ठंडा चेहरा बाहर दिखा। पांगजी ड्राइविंग सीट पर बैठा था और उन तीनों को ऐसी नजरों से देख रहा था जैसे उसे बहुत सुकून मिल रहा हो। मुझे देखते ही जाओ कुओ पागलों की तरह कार की तरफ दौड़ा और शीशे पर लटक गया। गुयान, यंग मास्टर गु, मैं गलत था। प्लीज मुझे जीने का एक मौका दे दो। मैं तुम्हारा कुत्ता बनकर भी रह लूंगा। मेरे हाथ पैर सलामत हैं। मैं तुम्हारे घर की चौकीदारी कर लूंगा। मैंने इस आदमी को देखा जो कभी मेरे चेहरे पर पैसे फेंकता था। मेरी आंखों में कोई दया नहीं थी। कुत्ता? मैंने सिर हिलाया। मेरे घर के कुत्ते जो वाग्यू बीफ खाते हैं ना, तुम्हारी औकात वो खाने की भी नहीं है। और रही बात लिनवान की, मेरी नजरें पीछे सिकुड़कर बैठी उस औरत पर गईं। लिनवान ने अपना सिर ऊपर उठाया और उसकी आंखों में उम्मीद की एक आखिरी किरण जागी। वो मुझे अपने उसी पुराने और मासूम वाले लुक से फंसाना चाहती थी, लेकिन वो भूल गई थी कि अभी वो किसी चुड़ैल से भी ज्यादा बदसूरत लग रही थी। मैंने सुना है तुम्हें पैसे बहुत पसंद हैं। मैंने एक सिक्का निकाला और उसे हवा में उछाल दिया। वो सिक्का हवा में घूमते हुए उस तेज बहती हुई नदी में जा गिरा। जाओ, जाकर उसे निकाल लो। अगर तुमने उसे निकाल लिया तो वो तुम्हारा। इतना कहकर मैंने शीशा चढ़ा दिया। चलो। मेबैक स्टार्ट हुई और वहां से तेजी से निकल गई। पीछे रह गया तो बस कार का धुआं और वो 3 लोग जो मायूसी में बुरी तरह रो रहे थे। पांगजी कार चलाते हुए रियर व्यू मिरर में देख रहा था और उसने गहरी सांस लेते हुए पूछा, यान भाई, अब इन लोगों का क्या होगा? जाओ गैंग को इकोनॉमी क्राइम्स और अंडरवर्ल्ड के चक्कर में जेल हो जाएगी और पक्का वो उसी जेल में सड़कर मर जाएगा। मैंने अपनी आंखें बंद की और थकान से अपनी सीट के पीछे टिक गया। जाओ कुओं पर इतना कर्जा है कि उसे ईंटों के भट्टे पर मजदूरी करनी पड़ेगी। अब उसे पता चलेगा कि असली गरीबी क्या होती है। और रही बात लिनवान की, मैं थोड़ा रुका। वो जिंदा रहेगी, इस शहर की सबसे गंदी गलियों में जिंदा रहेगी। वो मुझे कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते हुए देखेगी। वो देखेगी कि जो दौलत कभी उसकी हो सकती थी वो कितनी शानदार है। ये पछतावा उसे मौत से भी ज्यादा दर्द देगा। यही उसका आखिरी अंजाम है। कार शहर के उस जगमगाते हुए हिस्से में पहुंच चुकी थी। नियॉन लाइट्स की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। मेरा बदला पूरा हो गया था, लेकिन मुझे पता था कि ये तो बस एक शुरुआत है। मेरा वो बड़ा बिजनेस एम्पायर, उसकी नींव का अभी सिर्फ पहला पत्थर रखा गया था। जियांगचेंग में पतझड़ का मौसम शुरू हो गया था और हवाएं किसी चाकू की तरह तेज चल रही थी। लिनवान के लिए ये पतझड़ पिछले सालों से 10,000 गुना ज्यादा ठंडा था। झाओ फैमिली के बर्बाद होने के तीसरे दिन उसे उसके मकान मालिक ने सीबीडी के उस लग्जरी अपार्टमेंट से बाहर निकाल दिया। वजह बहुत साफ थी, उसका किराया 1 हफ्ते से ड्यू था और वो झाओ कुओ जो कभी उसके लिए पैसे उड़ाता था, अब जेल में पीली यूनिफॉर्म पहने सूखी रोटियां चबा रहा था। वो सड़क पर 2 बड़े-बड़े सूटकेस पकड़े खड़ी थी, जैसे दुनिया ने किसी भटकती हुई आत्मा को अकेला छोड़ दिया हो। कोई बात नहीं, मेरे पास अभी भी ये बैग्स और ज्वेलरी है। लिनवान ने ठंड से कांपते हुए खुद को तसल्ली दी। उन दोनों सूटकेस में उसकी 3 साल की मेहनत थी। दर्जनों हर्मेज और शनेल के बैग्स और झाओ कुओ के दिए हुए ढेर सारे गहने। अगर वो इन्हें बेच दे तो उसे कम से कम कुछ मिलियंस तो मिल ही जाएंगे। इतने पैसे उसके लिए किसी नए शहर में जाकर एक नए अमीर बकरे को फंसाने के लिए काफी थे। उसने एक टैक्सी रोकी और सीधा जियांगचेंग के सबसे बड़े सेकंड हैंड लग्जरी स्टोर मिलान स्टेशन पहुंची। बॉस, मुझे ये सब बेचना है। ये सब बिल्कुल नए हैं।
रसीद मुझे मिल नहीं रही, लेकिन आप इन्हें चेक कर सकते हैं। लिनवान ने वो दर्जनों बैग्स लाइन से लगा दिए। वो ये दिखाने की कोशिश कर रही थी जैसे वो कोई अमीर घर की लड़की है जो अपने पुराने बैग से बोर हो गई है। दुकान का मालिक एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसने चश्मा पहना हुआ था। उसने ग्लव्स पहने और उस लिमिटेड एडिशन हर्मेज हिमालय बैग को उठाया। उसने उसके मेटल के पार्ट्स को देखा और उसके माथे पर लकीरें पड़ गईं। फिर उसने शनेल का बैग उठाया और उसके लेदर को चेक किया। आखिर में उसने वो वैन क्लीफ का नेकलेस लिया और उसे मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने लगा। 10 मिनट बाद मालिक ने अपना चश्मा उतारा और एक मजाकिया स्माइल से बोला, मैडम, आप मेरी दुकान का मजाक उड़ाने आई हैं या आपको किसी ने बेवकूफ बनाया है? आपके कहने का क्या मतलब है? ये मुझे झाओ ग्रुप के यंग मास्टर झाओ कुओ ने दिए हैं। ये नकली कैसे हो सकते हैं? जाओ को? मालिक ने मजाक उड़ाते हुए कहा, जाओ फैमिली अब बर्बाद हो चुकी है, तो तुम मुझे उसका नाम लेकर मत डराओ। मैं तुम्हें सच सच बता दूं, इन सारे बैग्स में से सिर्फ ये पुराना एलवी का बकेट बैग ही असली है, लेकिन इसकी हालत बहुत खराब है, तो इसके ज्यादा से ज्यादा 2000 रुपए ही मिलेंगे। बाकी के ये सब लोकल और घटिया कॉपी हैं, सबसे बेकार वाले। यहाँ तक कि इन पर लिखे हुए ब्रांड के नाम भी टेढ़े हैं। बूम! लिनवान को लगा जैसे उसके दिमाग में कुछ फट गया हो। उसके कानों में सीटियां बजने लगी। ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। मैंने उसकी फरारी में सफर किया है, वो मुझे नकली बैग्स कैसे दे सकता है? लिनवान किसी पागल औरत की तरह चीखने लगी। उसने बैग्स के सारे सामान जमीन पर पलट दिए। इस डायमंड को देखो, ये नकली कैसे हो सकता है? वो एक मोइसनाइट पत्थर है, एक की कीमत 200 रुपए है। मालिक ने परेशान होकर अपना हाथ हिलाया। बस करो, यहाँ अपना ये ड्रामा मत करो। अमीरजादों का ऐसी लालची लड़कियों को फंसाने के लिए नकली बैग्स देने का ये ड्रामा मैं साल में 800 बार देखता हूँ। तुम जैसी कम अकल लड़कियां ही इन बातों में आ जाती हैं। अपना ये कचरा उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। मेरा बिजनेस खराब मत करो। नकली, सब कुछ नकली है। लिनवान पूरी तरह से टूट चुकी थी और दुकान से बाहर आ गई। उसने उस पुराने से एलवी बकेट बैग को अपने सीने से लगा रखा था, जो कि एक लौता असली बैग था। वो 3 साल पहले मैंने उसे उसके बर्थडे पर पहला गिफ्ट दिया था। उस वक्त मैंने अभी डिलीवरी का काम शुरू किया था। उस बैग को खरीदने के लिए मैंने पूरे 3 महीने तक सिर्फ नूडल्स खाकर गुजारा किया था। सिर्फ उस भिखारी का दिया हुआ गिफ्ट ही असली था। और वो नकली चमक धमक वाली चीजों के पीछे भागकर इस दुनिया के सबसे सच्चे और कीमती प्यार को अपने ही हाथों से ठुकरा चुकी थी। लिनवान सड़क के किनारे बैठकर हंसने और रोने लगी। आसपास के लोग उसे किसी पागल की तरह देख रहे थे। ठीक उसी वक्त सड़क के पार एक बड़ी सी एलईडी स्क्रीन अचानक ऑन हो गई। उस पर जियांग चैंग की न्यूज चल रही थी। स्क्रीन पर मैं एक ब्लैक हैंडमेड सूट पहने अभी अभी नाम बदले गए गू फाइनेंशियल सेंटर की उस 88 मंजिला बिल्डिंग के सामने खड़ा था। मेरे पीछे शहर के बड़े बड़े लीडर्स और बीजिंग की शाओ फैमिली के लीडर शाओ तियान है इज्जत से सिर झुकाए खड़े थे। न्यूज रिपोर्टर की एक्साइटेड आवाज पूरे सड़क पर गूंज रही थी। आज गू ग्रुप ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि वो जियांग चैंग की फ्यूचर सिटी प्रोजेक्ट में 500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे। चेयरमैन गू यान ने बताया है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी और फाइनेंस सेंटर होगा। और साथ ही गू ग्रुप ने किंग यून प्रोजेक्ट शुरू करने का भी ऐलान किया है। इसके पहले राउंड में 10 बिलियन का फंड दिया जाएगा, जो शहर के गरीब कॉलेज स्टूडेंट्स और छोटे स्टार्टअप्स की मदद करेगा। कैमरा जूम हुआ और मेरा क्लोजअप दिखाया। मैं अभी भी उतना ही हैंडसम था, लेकिन मेरी आंखों में दुनिया पर राज करने वाला एक ऐसा घमंड था जो उस पुराने और सीधे साधे मड़के में कभी नहीं था। गुयान, लिनवान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। वो स्क्रीन पर दिख रहे उस इंसान को छूना चाहती थी, लेकिन उसके हाथों में सिर्फ हवा ही आई। उस बड़ी स्क्रीन के नीचे से एक मेबैक धीरे धीरे गुजरी। कार के अंदर, यंग मास्टर, मैंने उस औरत को देखा है। फूबो ने आगे वाली सीट से धीरे से कहा। वो सड़क के किनारे बैठी है और उसकी हालत बहुत खराब लग रही है। मैंने अपना सिर घुमाया और वन वे शीशे से उस सड़क पर बैठकर रोती हुई बिखरी हुई औरत को बहुत ही ठंडी नजरों से देखा। हालत खराब है। मेरी आवाज में कोई दया नहीं थी। जब मैं तेज बुखार में बारिश के बीच खाना डिलीवर कर रहा था, तब वो जाओ खो की स्पोर्ट्स कार में बैठकर खूब मजे से हंस रही थी। इस दुनिया में सबको अपने किए की सजा भुगतनी पड़ती है। हर इंसान को अपनी पसंद की कीमत चुकानी पड़ती है। उसे छोड़ दो। जो इंसान अपने बीते हुए कल और पछतावे में जी रहा हो, वो मेरा 1 सेकंड भी बर्बाद करने के लायक नहीं है। मैंने अपनी नजरें वापस ली और अपने हाथ में मौजूद फाइल को देखने लगा। पंगजी का काम कैसा चल रहा है, यंग मास्टर? प्रेसिडेंट वांग आजकल बहुत जोश में है, फूबो ने हंसते हुए कहा। उन्होंने जाओ फैमिली के बचे हुए सारे काम अपने हाथ में ले लिए हैं और अब वो उन सब चीजों को ठीक कर रहे हैं। हालांकि ये लड़का ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसका वो भाईचारे वाला अंदाज उन ठेकेदारों को बहुत पसंद आ रहा है। अब साइट पर सब उसकी इज्जत करते हैं। उसने उस ठेकेदार को भी वापस बुलाकर अपना सिक्योरिटी कैप्टन बना लिया है, जिसने कभी उसकी पसलियां तोड़ी थी। वो कह रहा था कि उसे प्यार से जीतना है, प्यार से जीतना है। मेरे चेहरे पर एक स्माइल आ गई। इस मोटे ने थोड़ी बहुत चालबाजियां सीख ली हैं। उससे कहो कि वो कल रात के ड्रैगन बैंक्वेट की तैयारी करे। वो भी इस पार्टी का एक मेन गेस्ट है। जी, कार के शीशे के बाहर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और जगमगाती हुई नियॉन लाइट्स थीं। मैं इस शहर को देख रहा था। सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर मैं इस शहर की सबसे निचली जगह से उठकर सबसे टॉप पर पहुंच गया था। लेकिन ये खत्म नहीं हुआ था। जांगचेन मेरे लिए बहुत छोटा था। ये शहर मुझ जैसे असली ड्रैगन का एक पंजा भी नहीं संभाल सकता था। मेरी नजरें तो अब किसी और ही बड़ी जगह पर टिक चुकी थीं। आसमान में पूरा चांद निकला हुआ था। जांगचेन इंपीरियल होटल। आज रात यहाँ एक ऐसी ग्रैंड पार्टी होने वाली थी जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुई थी। गू फैमिली ड्रैगन बैंक्वेट। ये कोई आम बिजनेस पार्टी नहीं थी, बल्कि ये पावर को फिर से बांटने का एक खेल था। पूरे जांगनान प्रोविंस, यहाँ तक कि
बीजिंग और पर्ल रिवर डेल्टा के सबसे बड़े अमीर परिवारों के लिए उस गोल्डन ड्रैगन सिंबल वाले इनविटेशन कार्ड को पाना एक बहुत बड़ा सम्मान था। होटल के 5 किलोमीटर के एरिया में ट्रैफिक को पूरी तरह रोक दिया गया था। वहां से सिर्फ लग्जरी गाड़ियां ही गुजर सकती थीं। लाल कारपेट होटल की लॉबी से लेकर सड़क के किनारे तक बिछा हुआ था। कारपेट के दोनों तरफ सैकड़ों ब्लैक सूट वाले बॉडीगार्ड्स लाइन से खड़े थे और साथ ही देश विदेश के कई बड़े मीडिया हाउसेस के कैमरे भी वहां मौजूद थे। जल्दी देखो, वो बीजिंग की ये फैमिली की सबसे बड़ी बेटी है, वो भी यहाँ आई है। और वो शंघाई की शिपिंग किंग चेन फैमिली। हे भगवान, यंग मास्टर गू की पहुंच तो बहुत ऊपर तक है। वो कौन है? जाना पहचाना लग रहा है। बाप रे, वो तो एक देश का एम्बेसडर है। जर्नलिस्ट्स पागलों की तरह अपने कैमरों के बटन दबा रहे थे। उन कैमरों के फ्लैश ने रात को भी दिन में बदल दिया था। होटल के मेन गेट के बाहर फटे हुए कपड़े और बिखरे बालों वाली एक औरत भीड़ में घुसने की कोशिश कर रही थी। मुझे अंदर जाने दो, मैं गुयान की मंगेतर हूं, मैं फ्यूचर मिसेस गू हूं, मुझे अंदर जाने दो। लिन वान पागलों की तरह सिक्योरिटी गार्ड्स को धक्का दे रही थी। उसने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया था और उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका था। वो जिद पर अड़ी थी कि अगर वो एक बार मुझसे मिल लेगी, अगर वो मेरे सामने घुटने टेक कर भीख मांगेगी, तो मेरा दिल पक्का पिघल जाएगा। आखिरकार हम दोनों ने कभी एक दूसरे से बहुत प्यार किया था। पागल औरत, यहां से दफा हो जा। एक गार्ड ने उसे नफरत से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। जाकर अपनी शक्ल तो देख ले, तेरी शक्ल किसी भिखारिन जैसी है और तू खुद को मिसेस गू बता रही है। यंग मास्टर गू के घर के कुत्ते भी तुझसे ज्यादा अच्छे कपड़े पहनते हैं। लिन वान उस ठंडे लाल कारपेट के किनारे जा गिरी। उसकी हथेलियां छिल गईं और उनमें से खून बहने लगा। ठीक उसी वक्त एक लंबी सी लिंकन नेविगेटर धीरे से आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला और एक कस्टम मेड सूट पहने भारी भरकम शरीर वाला लड़का बाहर निकला। उसके बाल पीछे की तरफ सेट थे। हालांकि वो अभी भी थोड़ा मोटा था, लेकिन उसके कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड ने उसे एक ऐसा बिजनेस टाइकून बना दिया था जो कई जंगें लड़ चुका हो। वांग दावी। वो अब गू ग्रुप की कंस्ट्रक्शन कंपनी तियानयू कंस्ट्रक्शन का प्रेसिडेंट था और वो करोड़ों के प्रोजेक्ट संभाल रहा था। उसने जमीन पर पड़ी लिन वान को देखा। लिन वान ने भी उसे देखा और उसकी आंखों में एक आखिरी उम्मीद की किरण जाग उठी। पंगजी, दावे, मैं लिन वान हूं, मैं तुम्हारी भाभी हूं, प्लीज मुझे अंदर ले चलो, मुझे गुयान से मिलना है। वांग दावी रुक गया। उसने उस लड़की को देखा जो कभी स्कूल की ब्यूटी हुआ करती थी। पहले लिन वान ने कभी उसकी तरफ सीधे देखा तक नहीं था, यहां तक कि उसे पंगजी के पसीने की बदबू से इतनी नफरत थी कि वो उसे अपने साथ टेबल पर खाना तक नहीं खाने देती थी। भाभी? वांग दावे हंस पड़ा। उसकी हंसी में एक बहुत ही खतरनाक ठंडक थी। लिन वैन, क्या तुम मुझे देवर बुलाने के लायक भी हो? पंगजी, प्लीज, मुझे पता है मुझसे गलती हो गई, प्लीज मेरी मदद करो। लिन वैन रेंग कर उसकी पैंट पकड़ने के लिए आगे आई। वांग दावे ने एक कदम पीछे लिया और उसका हाथ झटक दिया। यान भाई ने कहा है कि वो इस पूरी जिंदगी में तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते। ये तुम पर उनका आखिरी रहम है। वांग दावे ने अपनी पॉकेट से कुछ कैश निकाला, लगभग कुछ 1000 रुपए होंगे, और उन्हें लिन वैन के सामने फेंक दिया। ये पैसे लो, टिकट खरीदो और जैंग चेंग से हमेशा के लिए दफा हो जाओ। यहां अपना तमाशा मत बनाओ। इतना कहकर वांग दावई ने अपना सूट ठीक किया और बिना पीछे मुड़े उस शानदार और जगमगाते दरवाजे से अंदर चला गया। लिन वैन जमीन पर पड़े उन पैसों को देखती रही और फिर उस दरवाजे को देखा जो उसके सामने था, लेकिन किसी खाई की तरह दूर लग रहा था। वो पूरी तरह से टूट गई। वो जमीन पर गिर पड़ी और जोर जोर से रोने लगी, लेकिन उसकी चीखें उस बैंक्वेट हॉल से आ रहे खूबसूरत म्यूजिक में दब गईं और किसी ने उस पर ध्यान तक नहीं दिया। बैंक्वेट हॉल के अंदर हर तरफ अमीर लोग और परफ्यूम की महक फैली हुई थी। मैं सेकंड फ्लोर की गोल बालकनी में खड़ा था। मेरे हाथ में शैंपेन का ग्लास था और मैं नीचे खड़े उन सभी लोगों को ऊपर से देख रहा था। बीजिंग की श्याओ फैमिली के श्याओ तियान है, चेन फैमिली, ये सब ऐसे बड़े बड़े बॉस थे जो अगर जमीन पर पैर पटक दें तो पूरी बिजनेस इंडस्ट्री में भूकंप आ जाए। और आज वो सब नीचे खड़े मेरी तरफ ऊपर देख रहे थे और मेरे एक इशारे का इंतजार कर रहे थे। यंग मास्टर, सही वक्त आ गया है, फूबो ने धीरे से याद दिलाया। मैंने सिर हिलाया और धीरे धीरे बालकनी के बीच में लगे माइक के पास गया। पूरा हॉल पल भर में एकदम शांत हो गया। अगर वहां एक सुई भी गिर जाती तो उसकी आवाज साफ सुनाई देती। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरी आवाज उस टॉप क्लास साउंड सिस्टम के जरिए हॉल के कोने कोने में गूंज उठी। आप सभी के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैंने आप सबको यहाँ सिर्फ 2 बातों के लिए बुलाया है। मैंने अपनी एक उंगली उठाई। पहली बात, एक नया रूल बनाना है। आज के बाद जैंगनैन प्रोविंस में अगर कोई भी बिजनेस होगा तो उसमें सिर्फ एक ही इंसान की चलेगी, और वो है गू ग्रुप। जो मेरा साथ देगा वो राज करेगा और जो मेरे खिलाफ जाएगा वो बर्बाद हो जाएगा। जाओ फैमिली इसका सबसे बड़ा सबूत है। मेरी आवाज में एक घमंड था, लेकिन हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। जब आपके पास पावर होती है तो आपका घमंड आपका एटीट्यूड बन जाता है। दूसरी बात, मेरी नजरें पूरे हॉल पर घूमी और आखिर में सबसे आगे खड़े वांग टियान है, श्याओ टियान है और बाकी लोगों पर जाकर टिक गई। मैं गू यान कभी अकेला नहीं खाता। गू ग्रुप का ये बड़ा सा जहाज अब अपनी मंजिल की तरफ निकलने वाला है। हमारा टारगेट ये पूरा आसमान और समंदर है।
अगर आप में से कोई भी इस जहाज में मेरे साथ सफर करना चाहता है तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं वादा करता हूं कि फ्यूचर में आपका प्रॉफिट 10 गुना ज्यादा होगा। हम अपनी आखिरी सांस तक यंग मास्टर गू का साथ देंगे। शाउट येन हे सबसे पहले घुटनों पर बैठे और जोर से चिल्लाए, हम यंग मास्टर गू का साथ देंगे। देखते ही देखते पूरे हॉल में खड़े सैकड़ों अमीर और पावरफुल लोग एक साथ अपने घुटनों पर बैठ गए। उन्होंने सेकंड फ्लोर पर खड़े मुझ जैसे एक नौजवान राजा को अपनी पूरी वफादारी दे दी। इस पल में मैंने एक गरीब डिलीवरी बॉय से लेकर एक बिजनेस के राजा तक का सफर पूरा कर लिया था। मैं अपने नीचे उस भारी भीड़ को देख रहा था, लेकिन मेरा दिल बहुत शांत था। मुझे कभी लगता था कि मेरा बदला लेना ही मेरा आखिरी मकसद था, लेकिन अब इस पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर मुझे एहसास हो रहा था कि मेरा बदला तो बस इस सफर के रास्ते में आने वाला एक छोटा सा पत्थर था। इस चोटी का नज़ारा बहुत खूबसूरत है, लेकिन यहाँ बहुत ठंड भी है। तभी एक बहुत ही प्यारी और तेज लड़की की आवाज ने उस सन्नाटे को तोड़ा। यंग मास्टर गू, आपका रौब तो कमाल का है, लेकिन क्या मुझ में ये चिंगचैंग में इस जहाज में सवार होने की काबिलियत है? दरवाजा खुला और एक लाल रंग की खूबसूरत ड्रेस पहने एक बहुत ही गजब की पर्सनालिटी वाली लड़की अंदर आई। उसके पीछे 2 ब्लैक सूट वाली मेड्स थीं, जिनके हाथों में एक फाइल थी। बीजिंग की ये फैमिली की सबसे बड़ी बेटी, जिसे बीजिंग की नंबर 1 ब्यूटी और बिजनेस की रानी कहा जाता था, ये चिंगचैंग। पूरा हॉल हैरान रह गया। ये लड़की अपने एटीट्यूड के लिए बहुत फेमस थी। ये तो बड़े बड़े राजघरानों के शहजादों को भी भाव नहीं देती थी, और आज ये खुद गू यान के लिए इस पार्टी में आई थी। मैंने उस लाल ड्रेस वाली लड़की को देखा और आखिरकार मेरे चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आ गई। अगर मिस ये खुद आना चाहती हैं तो मेरे लिए इससे बड़ी बात और क्या होगी। ये चिंगचैंग बालकनी के नीचे आकर खड़ी हुई। उसने अपना सिर उठाया। उसकी उन खूबसूरत आंखों में एक ऐसे इंसान को देखने की खुशी थी जो उसके टक्कर का हो। ये फैमिली के यूरोप में मौजूद 100 सी पोर्ट्स में पेपर्स हैं। इसे आप मेरी तरफ से यंग मास्टर गू के लिए एक छोटी सी दहेज की भेंट समझ लीजिए। पूरा हॉल सन्न रह गया। 100 सी पोर्ट्स, ये कितने पैसों के होंगे, इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। मैंने अपना ग्लास उठाया और दूर से ही चीयर्स करते हुए कहा, डील पक्की। इस रात जियांगचैंग में एक नया इतिहास बन गया था। अब किसी को उस लिन वान नाम की औरत की याद नहीं थी। अब सब जगह सिर्फ गू यान और ये चिंगचैंग, यानी 2 राजाओं के एक होने की बातें हो रही थी। 1 महीने बाद जियांगचैंग के वेस्ट में मौजूद नंबर 1 जेल, ये बहुत बड़े मुजरिमों के लिए एक हाई सिक्योरिटी जेल थी। इसकी दीवारें बहुत ऊंची थीं और उन पर करंट वाले तार लगे थे। यहाँ से परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। मैं एक ब्लैक ट्रेंच कोट पहने विजिटिंग विंडो के बाहर खड़ा था। शीशे के उस पार सिर मुंडवाए और जेल के कपड़े पहने 2 आदमी बैठे थे। जाओ गैंग को देखकर लग रहा था जैसे वो 20 साल बूढ़ा हो गया हो। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं और उसकी आंखें एकदम खाली थीं। और जाओ को तो किसी पागल की तरह लग रहा था। उसके मुंह से राल टपक रही थी और वो बस यही बड़बड़ा रहा था, मैं अमीर ज्यादा हूं, मैं अमीर ज्यादा हूं, मेरी फरारी। जेल के अंदर अपनी इज्जत खोने के सदमे और कैदियों की मारपीट की वजह से वो पागल हो चुका था। यंग मास्टर गू, जाओ गैंग ने रिसीवर उठाया। उसके हाथ ऐसे कांप रहे थे जैसे उसे पार्किंसंस की बीमारी हो गई हो। क्या आप हमारा तमाशा देखने आए हैं? मैंने अपने इन दोनों पुराने दुश्मनों को देखा जो कभी खुद को भगवान समझते थे। अब मेरी आंखों में उनके लिए कोई नफरत नहीं थी। मैं उन्हें ऐसे देख रहा था जैसे वो कोई कचरा हूं। मैं तो बस अपना काम देखने आया हूं। मैंने शांति से कहा, जाओ गैंग, क्या तुम्हें यहाँ की आदत पड़ गई है? हाँ, आदत पड़ गई है। जाओ गैंग के आंसुओं से उसका झुर्रियों वाला चेहरा भीग गया। प्लीज मेरे बेटे को एक अलग कमरे में शिफ्ट करवा दीजिए। वो लोग उसे मार डालेंगे। ये हमारी ही गलती थी। हमारा तो दिमाग ही सड़ गया था। आपका दिल बहुत बड़ा है। दिल बहुत बड़ा है? मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, माफ करना, लेकिन मेरा दिल बहुत छोटा है। मुझे याद है उस बारिश वाली रात जब जाओ कुओं ने मेरे मुंह पर पैसे फेंके थे, तब तो उसका दिल इतना बड़ा नहीं था। अपनी बची हुई जिंदगी के मजे लो। मैं यहाँ लोगों से कह दूंगा कि वो तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि तुम दोनों 100 साल तक जियोगे और रोज तड़प तड़प के मरोगे। इतना कहकर मैंने फोन काट दिया। जाओ गैंग अंदर से पागलों की तरह शीशे को पीट रहा था और गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखा। मैं जेल के दरवाजे से बाहर निकला। पतझड़ की धूप मेरे शरीर पर पड़ रही थी, लेकिन मुझे ठंड नहीं लग रही थी। एक बहुत बड़ा अगस्ता 139 प्राइवेट हेलीकॉप्टर घास पर खड़ा था। उसके पंखों की हवा से आसपास की सूखी घास उड़ रही थी। पंगजी एक एविएटर जैकेट और सनग्लासेस पहने हेलीकॉप्टर के दरवाजे पर खड़ा था और मुझे हाथ हिलाकर बुला रहा था। यन भाई, निकलने का टाइम हो गया है। रूट क्लियर है। हम सीधा शंघाई जाएंगे और फिर वहां से न्यूयॉर्क के लिए फ्लाइट लेंगे। मैंने आजादी की एक लंबी सांस ली। जियांगशेंग के सारे काम अब पूरे हो चुके थे। जाओ फैमिली मिट्टी में मिल चुकी थी। लिन वान इस शहर के किसी गंदे नाले के पास अपनी जिंदगी की भीख मांग रही थी और गू ग्रुप का झंडा अब पूरे जियांगनान प्रोविंस के कोने कोने में लहरा रहा था।
लेकिन मुझे पता था कि ये तो बस एक ट्रेनिंग ग्राउंड था। असली जंग तो इंटरनेशनल फाइनेंस के उस गहरे समुद्र में थी, वॉल स्ट्रीट जैसी उस जगह पर जहां लोग एक दूसरे को जिंदा निगल जाते हैं, और उन पुराने अरबपति परिवारों के बीच जो अंधेरे में छुपे हुए हैं। फूबो आगे आए और उन्होंने मुझे एक कोट दिया। यंग मास्टर का मैसेज आया है। वो स्विट्जरलैंड के हेडक्वार्टर में इंतजार कर रहे हैं। हमारी फैमिली की ग्लोबल कमेटी की मीटिंग होने वाली है। वो जगह असली पावर का सेंटर है। वो बूढ़े लोग जाओ गैंग की तरह कमजोर नहीं है, तो फिर और भी ज्यादा मजा आएगा, है ना? मैंने कोट लिया और उसे अपने कंधों पर डाल लिया। मैं हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ा। हवा में वो कोट ऐसे उड़ रहा था जैसे जंग में जाने से पहले का कोई लबादा हो। मैंने हेलीकॉप्टर में चढ़ने से पहले आखिरी बार उस शहर को देखा जहां मैंने 24 साल गुजारे थे। वो बेइज्जती, वो आंसू, वो प्यार और वो नफरत, वो सब कुछ हेलीकॉप्टर की आवाज के साथ छोटा से छोटा होता गया और आखिर में बस मेरे पैरों के नीचे एक धूल का कण बनकर रह गया। टेक ऑफ करो। मेरे ऑर्डर देते ही हेलीकॉप्टर जमीन से उठा और बादलों को चीरता हुआ ईस्ट की तरफ उगते हुए सूरज की ओर तेजी से उड़ चला। समुद्र में छुपा हुआ ड्रैगन अब आसमान पर राज करने के लिए निकल चुका था। गुयान की कहानी तो अब शुरू हुई थी।